देखो, एनसीबल की ट्रेनिंग से पहले ना एक टर्म्स समझाएंगे हम लोग। एक टर्म्स यूज करते हैं हमेशा जिसका नाम है। सर, पहले इस टर्म्स का मीनिंग क्या है? आईटी में एक काम बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करके दे दो। कॉन्फ़िगरेशन करना है हम लोगों को। वी नीड अ कॉन्फ़िगरेशंस। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन नाम का मतलब ये होता क्या है पहले आईटी में, ये समझोगे देन एनसीबल कहाँ फिट है, तब वो समझोगे आप लोग। राइट। एनसीबल से पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ है मैं बता दूं आपको। एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी भी कंपनी में, एक आईटी में डेली के आने वाले कोई भी चेंजेस। क्या बोल रहा हूँ? एक मिनट, एक गेट। तो मैं भी आपसे क्या बोल रहा था कि एनी एनी आईटी कंपनी, कोई भी आने वाला चेंजेस, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। सर, थोड़ा सा और इसको डेप्थ करो। तो जैसे सपोज करना, आप लोगों ने लिनक्स की जॉब पढ़ी है अभी तक, लिनक्स की ट्रेनिंग करके आ रहे हो आप लोग ज़्यादातर। तो आपकी जब मैं हायरिंग करता हूँ प्रोडक्शन में, कंपनी में आपकी हायरिंग होगी, तो आपका रोल क्या है कंपनी में? सर, हमारा रोल ये है कि लिनक्स सिस्टम पे आने वाले कोई भी चेंजेस, आप लिनक्स एडमिन बोलते हो अपने आप को, तो आपका जो प्रोफाइल आईटी में आने वाला है अभी तक, जो आपने पढ़ा है, इसका यूज केस क्या है? इसका यूज केस ये है कि मेरी कंपनी में जितने लिनक्स सर्वर चल रहे होंगे, उन पे जो भी जॉब आएगी, आप परफॉर्म करके दोगे मुझे, क्योंकि आप सिस्टम एडमिन हो लिनक्स के। राइट। तुम्हारा काम क्या है डेली का? सिस्टम पर जाना, यूजर ऐड कर देना, पासवर्ड दे देना, पैकेज डाल देना, cron टैब लगा देना, पार्टीशनिंग कर देना, एलबीएम सेटअप कर देना, सिस्टम में कोई पैकेज को अनइंस्टॉल कर देना, कोई पॉलिसी इंटीग्रेट कर देना। ये सब काम करते हो डेली बैठ के। तो आपकी लैंग्वेज में ये सब क्या है? ये आपकी जॉब है ना। इट्स योर लिनक्स कॉन्फ़िगरेशन। आईटी में सर्वर्स बनने के बाद उनमें डेली के होने वाले कॉन्फ़िगरेशंस। राइट। तो ये हो गया लिनक्स बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। सेम अगर मेरी कंपनी में सर्वर्स विंडो बेस्ड हैं, तो मुझे विंडोज के एडमिन हायर करने पड़ेंगे। उनका भी काम क्या है? जो काम होता है लिनक्स एडमिन एडमिन का, वही काम होता है विंडो एडमिन का। विंडोज के अंदर भी क्या होते होंगे? यूजर्स प्रोफाइलिंग होती होंगी, परमिशंस, एक्सेस, और लिनक्स में विंडोज में पैचेस डालना वगैरह, कुछ सिक्योरिटी अपडेट लेके आना वगैरह, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ते हैं विंडोज के अंदर भी। तो विंडो वाले बंदे करते हैं बैठ के। एक नेटवर्क टीम बैठी हुई है, जिनको बोलते हैं नेटवर्क इंजीनियर। उनका काम क्या है सर? उनका भी अपना काम है सेम, जो आपका काम सिस्टम पे था, उनका काम डिवाइस के ऊपर होता है। राउटर के ऊपर काम करना, स्विच के ऊपर काम करना, फायरवॉल के ऊपर काम करना, डेली उसमें राउट डालना, नेटवर्किंग डालना, पोर्ट ब्लॉक करना, ये सब काम करते हैं बैठ के। तो मेरे कहने का मीनिंग क्या है? आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम लोग, सर्वर्स, डिवाइसेस, राउटर, विंडो, हर एक टेक्नोलॉजी का हमारे पास एक प्रोफाइल का बंदा बैठा हुआ है, एक टीम बैठी हुई है, और वो टीम जो परफॉर्म करके आपको दे रही है ऑपरेशन टास्क डेली के, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब सेकंड पॉइंट, किसी कंपनी के लिए कॉन्फ़िगरेशन चैलेंज कब बन जाता है, प्रॉब्लम कब करता है? जब द कंपनी दे हैव लॉट ऑफ सर्वर्स, लॉट ऑफ डिवाइसेस, लॉट ऑफ राउटर्स, स्विचेस, बैलेंसर, फायरवॉल, विंडो मशीन्स, लिनक्स सर्वर। और आज के टाइम पर आप सब देख रहे होंगे कि इंटरनेट की दुनिया है, और हर कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है? बहुत बड़ा हो रहा है। यानी कंपनी कैसी भी हो, सबके पास लॉट ऑफ मशीन्स हैं, लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, डेटाबेस सर्वर्स हैं, वेब सर्वर्स हैं। राइट। जब सर्वर ज्यादा है, तो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा? एक्टिविटी ज्यादा होंगी। तो कंपनी चाहती क्या है यार अब, कि आज तक क्या हो रहा है, चेंजेस को करने का, कॉन्फ़िगरेशन को करने का हमारे पास एक तरीका था। पहला क्या? क्या था? मैनुअल। मैनुअल सर कौन करता होगा आज के टाइम पर? कोई अलाउ नहीं करता इसके लिए तो यार। सिंपल, आप समझ गए होंगे कि मैनुअल चेंजेस होना बंद हो गया आईटी में। हाँ, जहाँ एक सिस्टम है, कोई चेंज कभी आया लाइफ में, दोबारा नहीं आएगा, करके आपने दे दिया। लेकिन जब पता है कि रिपीटेड काम यही होना है आईटी में, डेली डेली पैचिंग होनी है, बैकअप बनना है, चेंजेस होने, पासवर्ड रीसेट होने,
अपडेट आनी है, पैचेस डालने हैं, सिक्योरिटी अपडेट आनी है सिस्टम के ऊपर। तो यार बार बार बैठ के आप लोग 100 मशीन के ऊपर लॉग इन करते हो डेली, इंडिविजुअल, वन बाई वन, सब पे जाके आप लोग अपनी स्किल से बैठ के, आपके जो स्किल्स होते हैं उनकी कमांड आप चलाते हो, तब आप सिस्टम पर काम करके देते हो। जो कंपनी को ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसमें मैन पावर की वेस्टेज है, टाइम की वेस्टेज है, और जो आप चेंजेस करते हो वो माइट भी आप कुछ भूल गए तो वो मिस्टेक करोगे आप लोग, चेंजेस आपके परफेक्ट भी नहीं हो सकते, ये भी श्योर नहीं है। तो कंपनी ने सीधा सीधा बोला कि यार आप एक काम करो, मैनुअल चेंजेस करना बंद कर दो आईटी में, चाहे राउटर हो, डिवाइसेस हो, लिनक्स सर्वर्स हो, विंडो सर्वर्स हो, वर्चुअलाइजेशन मशीन्स हो, कुछ भी हो, मैनुअल चेंजेस करना बंद करो। एवरीबडी वांट टू ऑप्टिमाइज मैन पावर, मैन पावर कम करो, टाइम बचाओ, पैसा बचेगा, प्रोडक्ट डिलीवरी क्या होगी, फास्ट होगी, स्किल्स होंगे तो सब कुछ फास्ट होगा। तो कंपनी दे आर लुकिंग ऑटोमेशन कंसेप्ट। तो ऑटोमेशन दूसरा मेथड क्या है बॉस, चेंजेस को ऑटोमेट करने का सेकंड है ऑटोमेशन, राइट। ऑटोमेशन अब आईटी में कई स्टाइल से हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एनसीबल से ऑटोमेशन करना हम स्टार्ट कर दें। सर आज तक ऑटोमेशन कैसे हो रही थी आईटी में, आज तक के सर्वर जो थे कंपनी में, सर्वर्स के चेंजेस को हम कैसे ऑटोमेट कर रहे थे। तो पुरानी स्टाइल और आज भी कुछ कंपनी काम कर रही है इसके ऊपर, जिसका नाम क्या है, क्या, किसी भी कंपनी में कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेट करने का यह है पहला मेथड, जिसको बोलते हैं सेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हेल्प। आज भी हमारे पास एक कंसेप्ट अवेलेबल है कि कोई भी कंपनी अपने विंडोज सर्वर्स, लिनक्स सर्वर्स, डिवाइसेस, राउटर्स, फायरवॉल, बैलेंसर, इन इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट करना चाहती है, इनके चेंजेस को, तो दे हैविंग कंसेप्ट ऑफ स्टिल सेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। अब ऐसे बंदे हायर कर लो जिनके स्किल्स में क्या हो, सेल की नॉलेज होनी चाहिए, यानी बैश स्क्रिप्टिंग, पाइथन स्क्रिप्टिंग, रूबी स्क्रिप्टिंग, पहला पॉइंट, राइट। ये सब क्या है मार्केट में, दीज आर द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। फिर तुम को जो ट्रेनिंग करा रहा हूं मैं उसका नाम क्या है, ऑटोमेशन करने का जो दूसरा स्टाइल है जो आप पढ़ रहे हो ट्रेनिंग के अंदर, इसका नाम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन टूल। आईटी में कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को ऑटोमेट करने के दो तरीके हैं, पहला सेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन टूल, जिसमें आपको सबको मालूम चल गया होगा कि जो आपकी ट्रेनिंग हो रही है एनसीबल हैज बीन बिकम पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन टूल, राइट। इसके कंप्यूटर भी है मार्केट में जो इंडस्ट्री में पहले यूज करते थे, बट आज इनका मार्केट बहुत स्लो हो गया, इंडस्ट्री ने इसको यूज करना बंद कर दिया, जैसे पपेट, जैसे सैफ, है कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी, बट कंपेयर टू एनसीबल के अकॉर्डिंग इनका बिजनेस डाउन हो गया पूरा। क्यों हुआ वो सब अभी प्रैक्टिकल, एनसीबल के प्रिंसिपल्स आप देखोगे कितना स्मार्ट टूल है, तब समझोगे कि हाँ एनसीबल रियल में आईटी में फिट है। लेकिन उससे पहले आपको एक डाउट रहता है कि सर मार्केट में सेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अवेलेबल थी ऑलरेडी, और सिस्टम एडमिन स्क्रिप्टिंग की नॉलेज अपने अंदर रख के बैठा था, तो फिर कॉन्फ़िगरेशन टूल आईटी में अडेप्ट हुआ क्यों, कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि समथिंग जब न्यू आता है तो पुराने के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ चैलेंज होते हैं, तभी हम कुछ लेके आते हैं नया हमेशा। तो पहले हमें समझना होगा कि यार सेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज खराब नहीं है, बट सेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से अगर आईटी अपनी कंपनी में ऑटोमेशन लेके आ रही है तो क्या डिफिकल्टी होती है, दैट्स व्हाई कंपनी दे आर लुकिंग कॉन्फ़िगरेशन टूल फॉर ऑटोमेशन। और वहां से आप अनम्यूट करके एक बंदा बोल सकता है अगर आपको आइडिया थोड़ा बहुत, कि जैसे आपसे बोले इंटरव्यू में कि यार ये बंदा स्क्रिप्टिंग जानता है, आप एनसीबल जानते हो, तो एक तो ये बता दो पहले मुझे आप में से एक बंदा, कि जो जो बंदा स्क्रिप्टिंग जानता है उसके सामने क्या चैलेंज आने वाला है जब वो ऑटोमेशन करेगा। आईटी में जब मैंने एक हायरिंग कर ली और ही नो सॉरी ही नो सेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, रूबी, पाइथन, बैश स्क्रिप्टिंग, तो क्या वो बंदा ऑटोमेशन नहीं कर सकता, कर सकता है, बट ऐसी क्या डिफिकल्टी उसको फेस करनी पड़ सकती है आईटी में कि यार फिर हमको कॉन्फ़िगरेशन टूल पर जाना पड़ेगा। तो आप में से एक बंदा जिसको थोड़ा बहुत अगर आइडिया पहले से ऑलरेडी, तो अनम्यूट करके बोल सकता है। क्वेरी ये है सिंपल सा, व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन सेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस
और कॉन्फ़िगरेशन टूल से करना ऑटोमेशन में क्या डिफरेंट है? सर एज पर माय नॉलेज कॉन्फ़िगरेशन टूल से हम इजी वेब में कर सकते हैं, लेकिन शेल स्क्रिप्टिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा, कोड लिखना वगैरह सारा चीज़ें। इसमें तुरंत इजी वेब में तुरंत से तुरंत कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, तुरंत जो वर्ड बोल रहे हो आप वो अपने मैं और आप समझ गए उस चीज को, बट अभी इन लोगों को ना थोड़ा सा और डेप्थ समझाना होगा, राइट? जैसे लाइक एज कॉन्फ़िगरेशन टूल में मेरे को एक पासवर्ड एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे करना है, तो एक फाइल चलो मैं फाइल समझाता हूँ और ठीक से, राइट? हाँ, पर ठीक बोला है आपने भी, कहीं ना कहीं रिलेवेंट बात बोल रहे हो। अच्छा, तो सेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का एक लिमिटेशन क्या है भाइयों? सेल स्क्रिप्टिंग जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इंप्लीमेंट करोगे, जैसे मैं अभी एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, मैंने बोला कि मुझे लिनक्स सर्वर है मेरे पास ये वाला, और यहाँ से बैठ के मुझे एक फाइल कॉपी करनी है 10 सिस्टम के ऊपर, और मुझे स्क्रिप्टिंग आता है सर। तो तुमको स्क्रिप्टिंग सिंटैक्स तो याद होना चाहिए, प्लस तुमको ये भी मालूम होना चाहिए पहले कि लिनक्स में एक सिस्टम से फाइल रिमोट सिस्टम पे फाइल कॉपी कैसे होती है। मतलब सर मुझे स्क्रिप्टिंग आता है बट मुझे इस टेक्नोलॉजी के कमांड याद नहीं है, तो स्क्रिप्टिंग काम करेगा? स्क्रिप्टिंग कहता है मैं रॉ हूं, मतलब मैं समझता नहीं, आप मुझे बता के दो कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, मैं उन्हीं कमांडों को रन करना स्टार्ट कर दूंगा। यानी आपकी स्किल्स बहुत अच्छे पहले होने चाहिए जिस चीज को यू आर गोइंग टू ऑटोमेट। अगर आप लिनक्स सर्वर में एक फाइल कॉपी करना चाहते हो तो मेरे सिंटैक्स तो आपको याद होनी चाहिए, प्लस मेरे सिंटैक्स में अपनी कमांड डालना भी आपको पता होना चाहिए पहले कि लिनक्स में एक फाइल रिमोटली कॉपी कैसे होती है। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया? इसका मतलब सेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस से डिवाइसेस को, राउटर्स को, विंडोज को आप ऑटोमेशन करने जाओगे तो तुम्हारे स्किल्स में हर टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा कमांड लाइन पहले होना चाहिए। मानते हो ना? यस सर। जबकि कॉन्फ़िगरेशन टूल कहता है कि मेरे अंदर कुछ स्किल्स पहले से डिफाइन कर दिए गए, जिस चीज को विंडोज को, लिनक्स सर्वर्स को, जैसे सर लिनक्स सर्वर में आपने जो एग्जांपल दिया था, एक सिस्टम से 10 पे फाइल कॉपी करनी है, अगर यही फाइल कॉपी करने वाला टास्क मैं एनसीबल से करता तो क्या स्किल्स की नीड हमें नहीं पड़ती? एनसीबल कहता है कि जैसे फाइल कॉपी करनी है तो तुमको ये मैटर नहीं करता कि लिनक्स में फाइल कॉपी कैसे होती है। आई नो वेरी वेल कि एक सिस्टम से बैठ के रिमोट सिस्टम में फाइल कॉपी कैसे होती है, ये आपको नीड नहीं बताने की कि एससीपी कमांड क्या होती है, आरसिंग कमांड क्या होती है, इन लिनक्स मैटर नहीं करता। आप मुझे बस इतना बता दो कि कितने मशीन के ऊपर कौन सी फाइल फेंक के आनी है, बस खाली, दैट्स इट। प्रोटोकॉल का नाम आप मत बताओ मुझे, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है, कनेक्शन कैसे लेना है, लूप कैसे चलाना है, ये सब मैं जानता हूं अपने आप। यानी कॉन्फ़िगरेशन टूल से ऑटोमेशन करना बहुत इजी हो गया। क्यों? क्योंकि वहां हमें बहुत ज्यादा स्किल्स की नीड नहीं पड़ती। एक बंदा, एक एडमिन जिसको टेक्नोलॉजी का बस थोड़ा बहुत आइडिया है एडमिन पार्ट में बस, बट उसकी कमांड लाइन से हैंडी नहीं है बंदा, वो आज वो बंदा भी हेल्प ऑफ द एनसिबल आईटी में किसी भी इंफ्रा को ऑटोमेट कर सकता है। सो आई होप आपको मीनिंग मालूम चल गया होगा कि कॉन्फ़िगरेशन टूल से आईटी में ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा इजी क्यों हो गई, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन टूल में लिखा हुआ है जो आप काम करना चाहते हो, उसकी कमांड लेवल की जो नॉलेज होती है ना, कमांड लेवल की अंडरस्टैंडिंग एनसीबल ऑलरेडी नो, या एनी काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टूल ऑलरेडी नो कि ये राउटर, ये डिवाइसेस, ये विंडो, ये लिनक्स सर्वर में ये डेली की जो एक्टिविटी होती है, इनमें कौन कौन सी कमांड आपको रन करनी पड़ती हैं, उस लेवल की इंटेलिजेंसी मेरे अंदर पहले डेवलप हो चुकी है। सो मैं आपसे कमांड की एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगा, बस आप मुझे इनपुट दे दो, आर्गुमेंट दे दो कि क्या करना चाहते हो। तो इसमें प्री डिफाइंड फंक्शन पहले से ही इंक्लूडेड है, आपको सिर्फ इनपुट देना है। स्टैंडर्ड लिखा हुआ है पहले से ऑलरेडी, जितना स्क्रिप्टिंग में हम लोग अपने एफर्ट लिख रहे थे पहले बैठ के हम लोग, उतना स्टैंडर्ड एनसीबल कहता है कि आई नो वेरी वेल अबाउट द राउटर वर्किंग स्टाइल, स्विचेस, बैलेंसर्स, फायरवॉल, लिनक्स सर्वर, विंडो सर्वर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइजेशन, इनमें होने वाले डेली की एक्टिविटी की जो कमांड लाइन नॉलेज होती है ना, वो मेरे अंदर स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से स्मार्ट डेवलप कर दिया गया है। तो आज जो मुझको यूज करेगा बंदा, उसके स्किल्स में कमांड लाइन कितना हैंडी है कि नहीं मैटर नहीं करता।
उसके लिए ऑटोमेट करना बहुत इजी हो जाएगा, राइट। ऐसा बोलते हैं हम लोग जब इंटरनेट से पढ़ते हैं कि सेल स्क्रिप्टिंग में जिस कोड को हम लोग 100 लाइन में लिख रहे थे, स्क्रिप्टिंग के थ्रू जिस कोड को हम लोग 100 लाइन में लिख रहे थे, आज वो 20 लाइन में आ गया। तो 20 में क्यों आ गया पता है? तो कहीं ना कहीं वो 80 लाइन जो खत्म हुई है ना, वो 80 लाइन स्टैंडर्ड है। फाइल कॉपी तुम करो मैं करूं, एससीपी कमांड सबको चाहिए। तो एनसीबल ने अपने अंदर वो इंटेलिजेंसी पहले लिखी हुई है ऑलरेडी। तो कोड ऑप्टिमाइज क्यों हो गया? क्योंकि स्टैंडर्ड डेवलप हो रखा है, बस यूजर का जो इनपुट है खाली बस वो देना होता है। बाकी बार बार आपको हर चीज को प्रॉपर एक्सप्लेन करने की नीड नहीं पड़ती है आपको। तो कोड अपने आप क्या हो गया? कम हो गया, राइट ना? ठीक है। अभी एक हैंड रेज हुआ है, अब वहां से मैं कुछ क्वेरी पूछ रहा हूँ। क्या नाम था आपका बॉस? अभी एक हैंड रेज किया था किसी ने। ये सर सौंदरराजन। हाँ, आपको क्वेरी सर क्या है, बोलो। देखिए, बेसिक क्वेरी सर आपने मतलब एक्सप्लेन कर दिया, बट फिर ठीक भी है। मैं एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ। एक डिफरेंस बिटवीन शेल स्क्रिप्टिंग और कॉन्फ़िगरेशन टूल्स ये है कि जो भी जितना भी लाइंस हम लिखते हैं शेल स्क्रिप्टिंग में, वो पूरा का पूरा इनबिल्ट होके एंसिबल में आ गया है। सो वो सब चीज लिखने के लिए अलग मतलब जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, जैसे पहले हम लोग लिख रहे थे फॉर आई 50 सिस्टम का आईपी, फिर SCP-R, फिर लूप को बंद कर दो। यानी ये स्टैंडर्ड आपको बार बार स्क्रिप्टिंग की कमांड है। स्क्रिप्टिंग में फिर ओएस की जो कमांड थी वो डालनी पड़ रही थी आप लोगों को, राइट। मैं कहता हूँ यार मुझे इस पोर्शन की नीड नहीं है, मुझे नहीं पता लूप क्या चीज है, मुझे नहीं पता कि, मैं तो खाली बस ये जानता हूं कि मेरे सिस्टम में फाइल का नाम etc है। इस फाइल को मेरी 10 सिस्टम में कॉपी करके आ जाओ टेम्प फोल्डर के अंदर, बस ये बात मैं जानता हूँ ओनली बस। बट आई ओके डोंट नो कि हाउ टू कॉपी फाइल इन मल्टीपल सर्वर्स एट अ टाइम, एंड इन लिनक्स हाउ टू कॉपी फाइल बाय SCP rsync। ये मुझे, मेरे पास स्किल्स नहीं है, राइट। तो राइट। कंपनियों ने क्या किया, जब कंपनी को लगा कि यार मार्केट से ऐसे स्किल्स नहीं मिल पाते जिनको बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टिंग आती हो और हर सिस्टम की नॉलेज हो, विंडोज़ की, राउटर की भी, डिवाइसेस की भी, तो उन्होंने सीधा बोला कि ठीक है, आप एनसीबल पढ़ो। एनसीबल में कमांड लाइन की नॉलेज की आपको नीड नहीं है, एडमिन नॉलेज आपको होगी, तो एनसीबल को कोई बंदा आके यूज कर सकता है, ठीक है राइट। सर। राइट सर। फिर भी आप, ये सब मैं अभी बोल रहा हूँ थ्योरेटिकल, जब प्रैक्टिकल आएगा तो और अच्छी से आपको क्लियरिटी हो पाएगी। अच्छा, एनसीबल में कितना बड़ा एफर्ट था, कितना बड़ा चैलेंज था, राइट। और राइट सर। एनसी स्क्रिप्टिंग ये कहता है भाई देखो, मेरा माइंड था, मैंने लिख के आपको दे दिया, आपको यू वांट टू मेक द चेंज, तो हो सकता है आप चेंज ना कर पाओ। पता क्यों? क्योंकि मैंने पता नहीं उसे कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया है, कहाँ से स्टार्ट किया फंक्शन, कहाँ ब्रेक किया, कहाँ फिर लूप लगा दिया, कहाँ क्या कर दिया। तो स्क्रिप्टिंग को अंडरस्टैंड करना ना नेक्स्ट यूजर के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। कंपनी आपने छोड़ दी और आप अगला बंदा उसको समझेगा ना, तो उसके पास आप जैसे स्किल्स पहले होने चाहिए। जबकि कॉन्फ़िगरेशन टूल में मैंने जो लिख के दिया ना, उसको इजीली आप एक तो अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि मेरा इनपुट क्या था उसमें, फाइल का नाम, फोल्डर का नाम। और एवरीवन, आई थिंक फ्रॉम योर साइड यू कैन मेक इजीली चेंजेस। बहुत ज्यादा उसमें कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, बस आप भी चाहो तो अपना फाइल चेंज कर दो, फोल्डर चेंज कर दो। बाकी जो स्टैंडर्ड है वो सबका कॉमन था, जो एनसीबल अपने अंदर लिख के बैठा है पहले से ऑलरेडी, ठीक है सर, राइट। यानी सिर्फ वो कमांड्स चलाना है कि ओएस रिलेटेड या फिर एंसिबल रिलेटेड कमांड्स चलाना है। बैकएंड में स्क्रिप्ट का काम वो करेगा, इनबिल्ट उसमें पड़ा राइट। हुआ है। फाइन सर, थैंक यू। तो ऐसा ही बोलते हैं हम लोग, एनसीबल के आने के बाद आज अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो गई प्रोग्राम को लिखने की। मतलब कॉन्फ़िगरेशन में जो लिख के दिया गया उसको समझना बहुत इजी हो गया कंपेयर टू सेल स्क्रिप्टिंग। ठीक है भाइयों। यस तो सर। ये था पहले वाई मीनिंग, व्हाट द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, होता क्या है पहले। कॉन्फ़िगरेशंस आईटी में दो टाइप से हो रहा था, पहला मैनुअली और दूसरा हेल्प ऑफ द ऑटोमेशन। ऑटोमेशन दो टाइप की होती है आज के टाइम पर, या तो सेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस से आप कर सकते हो, या कंपनी में एक कॉन्फ़िगरेशन टूल नाम का वर्ड आया हुआ है। तो आपकी जो ट्रेनिंग हो रही है क्या है वो, अब अभी 20 मिनट में बुक से नहीं बोल रहा, पहले अपना जो मुझे बोलना होता है थोड़ा सा आपको माइंड सेट करने के लिए बता रहा हूँ। अभी बुक से अभी स्टार्ट कर ट्रेनिंग करेंगे हम लोग, देखना। तो इसके बारे में एक सिंगल लाइन क्या बोले सर हम लोग, इट इज एन ओपन सोर्स
IT कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, पहला। यहाँ एक फाइट और है आज भी। सर आप एनसीबल को क्या बोलते हो? आपने तो लिख दिया एनसीबल इज एन ओपन सोर्स आईटी कॉन्फ़िगरेशन टूल, और हमने सुना है कि एनसीबल इज एन ओपन सोर्स आईटी ऑटोमेशन टूल। तो एनसीबल एक ऑटोमेशन टूल है कि एनसीबल एक कॉन्फ़िगरेशन टूल है? तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बनती है मेरी थ्योरी के बाद? हाँ, एनसीबल कॉन्फ़िगरेशन को राइट मैनेज करेगा एक टाइप से। Ansible is a configuration tool by which we can automate our configuration। क्या है? तो ऑटोमेशन, बट किस चीज का है वो? कॉन्फ़िगरेशन हाँ, कॉन्फ़िगरेशन आईटी में आने वाले चेंजेस के लिए यू आर लुकिंग ऑटोमेशन। तो एनसीबल ऑटोमेशन तो दे रहा है, बट किस चीज में दे रहा है आप लोगों को? इन वे ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन टूल बन गया। इसका बेनिफिट क्या है? कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेट करना। गॉट इट ना? ऐसे बोलना होता है आपको, ठीक है। सो यूजिंग द एनसीबल वी कैन परफॉर्म या वी कैन मैनेज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस या आईटी चेंजेस। अब आईटी में चेंजेस क्या होते हैं वो यहाँ लिख के दे रहा हूं मैं। सर एनसीबल आईटी में क्या चेंज कर सकता है? सबसे पहला चेंजेस क्या? कोई आपसे बोले इंट्रो में एनसीबल क्या कर सकता है? तो सबसे पहले एनसीबल कैन मैनेज योर सर्वर चेंजेस। सर्वर्स का मतलब होता है कि एनसीबल से अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में चलने वाले सर्वर्स, विंडोज, लिनक्स, उनमें आने वाली जॉब्स क्या क्या। पहले तो काफी टाइम से आप बोलते आ रहे हो कि सर्वर, जिस सर्वर्स को एनसीबल मैनेज करेगा वो सर्वर जरूरी नहीं है सिर्फ क्या हो, लिनक्स बेस्ड हो। वो सर्वर क्या हो सकता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है एनसीबल। एनसीबल कहता है कि जिस चेंजेस को, जहां मुझे आप पुश कर रहे हो, जहां चेंजेस यू वांट टू अप्लाई, वो मशीन माइट भी विंडो हो सकता है, वो लिनक्स भी हो सकता है। मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग दोनों की है, राइट? सर थोड़ा बता के दो कि सर्वर चेंजेस में क्या क्या कर सकते हैं एनसीबल से। तो जितना भी आप लोग काम करते हो फाइल क्रिएशन का लिनक्स पे, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, राइट, कोई भी काम, परमिशन का काम, राइट, डिस्क मैनेजमेंट, कुल मिला के ये लिखना बहुत बहुत लंबा काम हो जाएगा। आप इतना मान लो कि लिनक्स एडमिन की जॉब क्या है। तो लिनक्स एडमिन की स्किल्स जो आपसे करते हैं एक्सपेक्टेशन कि सर्वर पे ही काम करके दे दो, बट सिस्टम ज्यादा है, तो ऐसा कोई भी काम फाइल लेवल का, परमिशन लेवल का, लिनक्स में आने वाला कोई भी जॉब, सूडो, cron टैप, यम, आरपीएम डालना, एलबीएम बनाना, एपस्टेम में एंट्री करना, पार्टीशन को फॉर्मेट करना, एलबीएम को एक्सपेंड करना और सूडो पावर देना, ये सब जो काम डेली आपसे कराने होते हैं हम लोगों को आईटी में, वो सब काम आज के टाइम पर हम लोग एनसीबल से सर्वर्स के चेंजेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट? उसके बाद एनसीबल कहाँ फिट है इसके अलावा? इंस्टॉल कहाँ कर सकते हैं बॉस, उसका वेट करो। बट अभी मैंने खाली क्या बोला है? चेंजेस। यू कैन अप्लाई चेंजेस ओवर द क्रॉस प्लेटफॉर्म सर्वर, इट माइट बी विंडो और लिनक्स, कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एनसीबल सर्वर अपने आप में कहाँ डालेगा वो बात की बात है अभी, ठीक है। पहला है सर्वर चेंजेस। सर हमने सुना है कि एनसीबल से बैठ के डिवाइस ऑटोमेशन भी आ गई है, राइट? हाँ, तो डिवाइस का मतलब ये है, आपको पता होगा आईटी में हार्डवेयर डिवाइस आती थी, स्विचेस, राउटर, आज भी आते हैं, बैलेंसर, फायरवॉल, राइट? और उसके लिए हम लोग नेटवर्क टीम हायर करते थे जिनका काम क्या था डिवाइस में जाना और राउट ऐड करना, राउटिंग करना, स्टैटिक, डायनामिक, बीजीपी राउटिंग, आरजीपी, जो भी आई मीन नेटवर्क टीम से बंदा बैठा होगा वो समझ गया होगा। जो नेटवर्क इंजीनियर का जॉब है, दे आर डूइंग मैनुअल जॉब्स ऑन डिवाइसेस। तो आज के टाइम पर अगर एनसीबल उनको आता है, राइट,
तो आज मैं चाहूँ तो एनसीबल से बैठ के अपने डिवाइसेस के चेंजेस को भी ऑटोमेट कर सकता हूँ। और सिस्को ने, आपने सुना होगा, एक ट्रेनिंग होती है CCNA करके स्टार्टिंग में, सिस्को ने उस मॉड्यूल में CCNA की ट्रेनिंग में एनसीबल और पाइथन का भी थोड़ा सा एक टच दिया हुआ है, जिससे बंदे को पता चल जाए कि भाई आगे चल के तू ऑटोमेशन पे जा, वरना तेरा कोई काम नहीं आई टीम फिर। तो मैं देखा CCNA का सिलेबस, वहां भी हल्का सा लास्ट चैप्टर में उन्होंने पाइथन और एनसीबल का टच करके छोड़ दिया है कि आगे आप ये चीज पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको ऑटोमेशन की डिमांड IT आपसे करेगी, राइट। तो डिवाइस के चेंजेस को भी एनसीबल से ऑटोमेट कर सकते हैं हम लोग। उसके अलावा एनसीबल कहाँ फिट है? क्लाउड कंप्यूटिंग। अब जो बिगनर्स हैं जिन्हें क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड अभी नहीं पता, वो तो ये क्वेरी ना सुने अभी, और जो ऑलरेडी IT में काम कर रहे हैं पहले से, वो जानना चाहते हैं कि सर एनसीबल क्लाउड में कहाँ फिट है, तो उनको बता दूं मैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में एक जॉब होती है क्लाउड इंजीनियर। सो आप मुझे बताओ पहले कि क्लाउड इंजीनियर की हायरिंग क्यों करते हैं हम लोग, क्या उसका जॉब है डेली का? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लाउड इंजीनियर की जॉब का क्या रोल है उसका? एक बंदा बताओ तो मैं बताता हूँ एनसीबल कहाँ फिट है फिर। मशीन क्रिएट करना सर, हाँ, EC2 मशीन ही वगैरह नहीं, सब। मशीन ही नहीं सर, मशीन से लेके मशीन्स को बनाना, वॉल्यूम देना, नेटवर्क Yes, देना, sir. स्नैपशॉट लेना, मशीन का बैकअप लेना, और राइट उसकी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना। तो क्लाउड सर्विसेज को मैनेज करने वाला जो बंदा होता है ना, क्लाउड एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बना के जो बंदा बैठा हुआ है डेली उसमें जो काम कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसके लिए भी हमें मैन पावर चाहिए, वो भी मुझसे पैसा मांगेगी। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, जब मुझे पता है कि डेली 10 BM बननी होती हैं, 10 बैकअप लेने होते हैं, 10 स्नैपशॉट लेने होते हैं BMs के, तो मैं एक क्लाउड इंजीनियर की जॉब खत्म कर दूं और एनसीबल से इसको ऑटोमेट कर दूं बॉस। तो किसी किसी क्वेरी आई थी बीच में, उसको आंसर मिला मेरा बॉस, क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब सर EC2 वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं सर एंसिबल से? हाँ, EC2 ही नहीं, आप पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग की जितनी सर्विसेज हैं, पूरा BPC Okay. जितना बोल रहे हो आप लोग, ठीक है। सर ये तो ऑटो स्केलिंग के थ्रू पहले से ही होता है, तो फिर हमने ऑटो स्केलिंग ये अलग चीज है। ऑटो स्केलिंग इट्स योर प्लान ऑलरेडी कि कोई भी CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन थ्रेशोल्ड से ऊपर जाए तो नए इंस्टेंस बनना स्टार्ट हो जाए, वो एक अलग चीज हो गई, राइट। बट वी आर श्योर कि वी वांट टू परफॉर्म द चेंजेस। अब हमको प्रोजेक्ट में 10 BM लॉन्च करके देना है, सो इट्स योर ऑलरेडी डिफाइंड चेंजेस। तो ऑलरेडी डिफाइंड चेंजेस को परफॉर्म करने के लिए एक मैन पावर चाहिए, उस मैन पावर की स्किल्स को आप एनसीबल से ऑटोमेट कर सकते हो, दैट्स इट। बाद में ऑटो स्केलिंग लगाना है, क्या करना है, वो एक अलग टच है, उसको मैं अभी नहीं टच करूंगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब सर टेराफॉर्म का काम भी एंसिबल से हो सकता है? हाँ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में एनसीबल फिट नहीं है। अब ये पूछो कि क्या मार्केट में क्लाउड कंप्यूटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में एनसीबल फिट है, तो इंडस्ट्री एनसीबल की जगह पर दे आर यूजिंग टेराफॉर्म इन क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या इतना मान लो अभी? यस सर। टॉपिक थोड़ा सा अलग चला जाएगा उठ के, राइट। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा अभी, इतना मान लेना अभी आप लोग। यस सर। पर ये एक तरह से ये तो प्रोविजनिंग का काम तो नहीं करेगा ना एनसीबल? नहीं नहीं, सब कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा म्यूटेबल और इम्यूटेबल दो वर्ड होते हैं। और कभी टाइम मिला, आप टेराफॉर्म के बारे में बोल रहे हो तो मैं बोल दूंगा अभी, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा वहां नहीं पहुंचूंगा। इतना मान लो अभी आपके लिए 1 to 1 बोल दूं मैं। क्लाउड प्रोविजनिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाली प्रोविजनिंग के लिए एनसीबल के पास इंटेलिजेंसी तो है, बट एनसीबल में कुछ ऐसी लिमिटेशन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोविजनिंग के लिए एनसीबल रिकमेंड नहीं करते हम लोग, वहां यूज करते हैं टेराफॉर्म। मतलब सर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन के लिए सर एंसिबल उतना सुटेबल नहीं है जितना टेराफॉर्म। क्योंकि ये इम्यूटेबल और वो जो वर्ड होते हैं उसको समझना जरूरी है हमारे लिए पहले ना। ओके ओके अब ये समझ जाओ खाली बस, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद उसमें डेली के आने वाले चेंजेस, क्या बोल रहा हूँ? मतलब कॉन्फ़िगरेशन का बात बोल रहे हो, जो भी हाँ, बेसिक मेरा सॉफ्टवेयर IT लेवल चेंजेस। इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। यस। अब मुझे डेली उनकी पैचिंग करनी है, यूजर ऐड करने हैं, पासवर्ड देने हैं, पैकेज डालने हैं, बैकअप लेना है, अपडेट करना है, अनइंस्टॉल करना है। यानी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद उसमें डेली OS पे आने वाले चेंजेस, डिवाइस के अंदर आने वाले चेंजेस के लिए कौन फिट है? एनसीबल। मतलब सर एक लाइन में बोला जाए तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज एनसीबल के हाँ, वो लाइन फिर थ्रू अपने परफॉर्म। अपने अकॉर्डिंगली लाइन आप समझ जाना, बट मेरी साइड से जो मुझे बोलना था बोल चुका हूं मैं, ठीक है। सर
फिर कभी टाइम मिला तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोड और एनसीबल में और क्या डिफरेंट हो सकता है वो मैं आगे देखता हूँ कभी, बट आप मेरी बात अभी समझे थोड़ा सा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेली के आने वाले जो चेंजेस होते हैं दैट डन बाय एनसीबल। ठीक है, और ज्यादा समझना है तो आज जाके गूगल से पढ़ लेना म्यूटेबल और इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, बस। क्या म्यूटेबल और इम्यूटेबल, इम्यूटेबल और म्यूटेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो आप समझ जाओगे कि एनसीबल इंफ्रास्ट्रक्चर कोड में फिट क्यों नहीं था, आप तब समझोगे आप। ठीक है, तो एनसीबल की जो वर्किंग स्टाइल है, एनसीबल कैन मैनेज योर सर्वर चेंजेस, डिवाइस चेंजेस, क्लाउड चेंजेस, और क्या, अब जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ये जो टर्म्स थोड़े से नए हैं अभी कि सर क्लाउड कंप्यूटिंग अभी हम देखा नहीं हम लोगों ने कैसा होता है, आप छोड़ दो उसको। वर्चुअलाइजेशन कैसा होता है ये भी आपने देखा नहीं है, लेकिन जो अभी बंदे वर्किंग हैं उनको बता दूं मैं, जैसे मार्केट में आने वाला KVM, ESXi, Hyper-V, ऑल दीज आर द, क्या है ये, वर्चुअलाइजेशन होस्ट बोलते हैं इनको। तो इनके ऊपर होने वाली प्रोविजनिंग, बीएम को बनाना, इनके ऊपर बीएम को शट डाउन करना, डेटा लगाना, नेटवर्क कार्ड देना, स्टोरेज देना बीएम्स को, तो ऐसे चेंजेस को भी आज के टाइम पर एनसीबल से ऑटोमेट कर सकते हैं हम लोग। तो इसका तो मतलब ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट हो गया ना। हाँ, मतलब एनसीबल के पास इंटेलिजेंस ही है, बट वी डू नॉट रिकमेंड, वो तो एक अलग बात है फिर। बट एनसीबल की जब बात करते हैं इंटेलिजेंसी की, तो एनसीबल के पास वर्चुअलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग भी है, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिवाइसेस और सर्वर चेंजेस। गॉट इट? हाँ बॉस, समझे ना? तो अभी जो बिगनर्स हैं वो ये चीज को थोड़ा बाउंड अभी ना समझें, वो खाली बस ये समझे अभी है कि मेरी कंपनी में बहुत सर्वर्स हैं, बहुत ज्यादा मशीन्स हैं विंडोज की, लिनक्स की, और वहाँ डेली के टास्क आते रहते हैं यार, अब मुझे इन टास्कों को यार एनसीबल से ऑटोमेट कर देना है बस, दैट्स इट, इट्स कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन जॉब, राइट। ऐसे मेरी कंपनी में राउटर्स भी हैं, डिवाइसेस भी हैं यार, तो मुझे यार उन चीजों को सबको एनसीबल से ऑटोमेट कर देना है। सो यू आर लर्निंग हाउ वी कैन ऑटोमेट आवर कॉन्फ़िगरेशन जॉब्स। सर एक सिंपल सा डाउट था, पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। सर ये ओपन सोर्स एंसिबल ओपन सोर्स आप बोल रहे हैं, पहले लाइन पे बोले ये ओपन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन टूल है ये। सो अगर ये ओपन सोर्स है तो रेड हॉट के में ही सर्टिफिकेशन इसका हो रहा है और बाहर और कहीं राइट कुछ राइट नहीं हो रहा। राइट राइट, क्वेरी मतलब रिलेवेंट है, ये मैं इसका मतलब आंसर दे रेड रहा हूँ हॉट अभी, क्योंकि प्रोप्राइटरी है ना। समझ गया। रेड सबसे पहले तो मैं बता दूं एनसीबल आज भी ओपन सोर्स है और ओपन सोर्स था, बट व्हाट द रिलेशन बिटवीन रेड हैट, राइट। पहला रिलेशन, रेड हैट एक ओपन सोर्स का बिजनेस करता है, रेड हैट ऑलवेज प्रोवाइड इंटरप्राइज सॉल्यूशन ऑफ ओपन सोर्स। तो रेड हैट कहता है कि जिसको एनसीबल चलाना है ओपन सोर्स से आज भी यूज करो, बट यू वांट एनसीबल टावर विच इज ग्राफिकल ऑफ एनसीबल। तो जो मेरा कॉपीराइट है मैंने उसको डेवलप किया है, जो इंटरप्राइज सॉल्यूशन है विच जिसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो एनसीबल तो आज भी ओपन सोर्स है बॉस, कोई कॉस्ट की नीड नहीं है आप लोगों को, बट अगर यू वांट टू अडेप्ट एनसीबल टावर विच इज जीयूआई ऑफ एनसीबल, जो डेवलप बाय रेड हैट विच इज कॉल्ड इंटरप्राइज सॉल्यूशन ऑफ एनसीबल। गॉट इट? जी सर। पहला चीज, राइट। दूसरा, रेड हैट के दो बिजनेस हैं, ओपन सोर्स को कस्टमाइज करना और इंडस्ट्री में इसका एंटरप्राइज सॉल्यूशन देना। जो काम कर रहा है इन वे ऑफ द एनसीबल, सेम एनसीबल को कस्टमाइज करके, और दे आर प्रोवाइडिंग इंटरप्राइज सॉल्यूशन ऑफ एनसीबल। दूसरा, रेडिट का एक बिजनेस है सर्टिफिकेशन, सब जानते होंगे आप लोग। तो जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट में जब सेल करता है वो, तो उसको ट्रेनिंग पे बेचता है। तो सेम जब एनसीबल को मार्केट में रेड ने अनाउंस किया है अपने नाम से, तो सर्टिफिकेशन भी करता है कंडक्ट, समझे ना? रेड हैट के अलावा कोई और कम्युनिटी इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं करती, राइट। बट एनसीबल आज भी ओपन सोर्स है, ऐसा कभी नहीं बोलते कि कॉपीराइट ऑफ रेड हैट, नहीं, ठीक है ना। जैसे लिनक्स क्या चीज है, लिनक्स ओपन सोर्स है, पर रेड हैट ने कस्टमाइज करके जो नाम दिया आरएचएल इंटरप्राइज सॉल्यूशन, वो क्या है उनका, है तो लिनक्स ही, पर रेड हैट का इंटरप्राइज लिनक्स है वो। तो सेम कहता है एनसीबल, मैं तो ओपन सोर्स हूँ, एनीबडी कैन डाउनलोड, एनीबडी कैन यूज, बट रेड हैट कहता है कि मैं उसका इंटरप्राइज दे रहा हूँ वर्ड,
जिसका नाम एनसीबल टावर है बस। ठीक है बस। सो आई होप यहां तक आपको इसका मीनिंग मालूम चल गया होगा। अब मैं आगे मूवमेंट ले रहा हूं थोड़ा सा। अब आप थोड़ा ट्राई करना कि क्वेरीज को चैट पे लेके आना, राइट, वरना थोड़ा फ्लो बिगड़ता है ऐसे। अब एनसीबल की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले ना हमें दो बातें समझनी है पहले, कि सर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन टूल जब मार्केट में आता है तो सबका ना अपना काम करने का एक स्टाइल होता है कि यार मेरे ये प्रिंसिपल से मैं ऐसे काम करता हूँ आईटी में, मैं इस बात के लिए जाना चाहता हूँ। सेम कहता है एनसीबल कि जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मेरा कॉमन क्या था अपना, जो सबसे अलग था, जिसने मुझे सबसे अलग बनाया। पहला पॉइंट, एनसीबल एजेंट लेस कॉन्फ़िगरेशन टूल। इसका मतलब आईटी में कॉन्फ़िगरेशन टूल जब आते हैं तो दो टाइप के आते हैं, एजेंट बेस्ड और एजेंट लेस। तो एनसीबल जब मार्केट में आया तो क्या लेके आया, पहला पॉइंट अपने बारे में, कि मैं एक तो एजेंट लेस हूं। अब होता क्या है, आगे बात करने वाला हूं। आई वर्क्स ऑन क्या, ये दो ऐसी प्रॉपर्टी हैं, दो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो सबसे अलग है एनसीबल के अंदर। एनसीबल एजेंट लेस कॉन्फ़िगरेशन टूल और इट वर्क्स ऑन पुश सिस्टम। एक मिनट होल्ड करना, कॉल आ रहा है, एक मिनट बस। सॉरी यार। तो पहले ना ये पॉइंट समझते हैं हम लोग कि सर एजेंट लेस का मतलब क्या होता है। देखो एजेंट लेस के लिए डायग्राम बनाता हूं पहले मैं। सपोज करना ये मेरा एनसीबल सर्वर है, क्या है, अब ये विंडो बेस्ड है कि लिनक्स बेस्ड है, बट आपको जानना है जल्दी से। तो हाँ ये पक्की बात है, एनसीबल का इंस्टॉलेशन लिनक्स सिस्टम पे हो सकता है बस। क्या, ओनली क्या, लिनक्स बेस्ड मशीन पे ही एनसीबल डाल सकते हो। बाकी बाद में यू कैन मैनेज योर विंडो सर्वर्स, लिनक्स सर्वर और यूनिक्स सर्वर्स, डिवाइसेस, राउटर्स। जिसको मैनेज करना है वो क्या चीज़ है मैटर नहीं करता, बट एनसीबल जहाँ डालना चाहते हो वो मशीन लिनक्स बेस्ड ही होना चाहिए, राइट, जो आपका डाउट काफ़ी टाइम से बना हुआ है। अब ये मेरी कंपनी में ऐसा मान लो कि ये मेरे प्रोडक्शन में सर्वर्स हैं 1 2 3 4 5 6। मेरा काम था डेली इन पे लॉगिन करना 1 बाई 1। मुझे सब पे एक पासवर्ड दिया गया था, राम नाम का लॉगिन नेम था, रेडेट पासवर्ड था। मैं सब पे डेली लॉगिन कर रहा था आज से पहले, और जाके कोई कमांड रन करता था, यम इंस्टॉल, ये यूजर ऐड, ये सब पे मुझे काम करना पड़ रहा था। तो मैं चाहता क्या हूँ कि यार ये सब पे जो भी चेंजेस होने होते हैं पहले चेंजेस को यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ से एक कमांड चलाऊंगा बस, और एक कमांड चलेगी और हर सिस्टम पे चेंजेस क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर एजेंट लेस वर्ड क्यों बोला मैंने, एजेंट लेस का मतलब ये होता है बॉस, जिस मशीन्स के ऊपर तुमने एनसीबल से कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई किया उन मशीन की साइड, मतलब इस साइड तुमने कोई एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल नहीं किया अलग से जो एनसीबल को समझाए, मतलब इन मशीनों के अंदर हमने कोई एक्स्ट्रा पैकेज कनेक्शन लेने के लिए, या एनसीबल मार्केट में आया तो एनसीबल का कोई कोई क्लाइंट आता हो अपना, कि यार नहीं एनसीबल इनसे बात तभी करेगा जब इन मशीनों के ऊपर एनसीबल का क्लाइंट पैकेज होना चाहिए। नहीं, एनसीबल कहता है कि मुझे जहां चलाना है, मैं जिस सिस्टम पे लॉगिन करूंगा उस मशीन पर मेरा अपना कोई एजेंट नहीं है। मैं कैसे लॉगिन करूंगा बात की बात है, बट तुम्हें उन मशीन में जा जाके बार बार मेरा कोई अपना एजेंट डालें कि आपको नीड नहीं है, मेरा कोई अपना क्लाइंट नहीं है। बस मैं एक सर्वर हूं अपने आप में, मैं एक सर्वर हूं, और आई कैन डायरेक्टली टॉक टू मशीन्स, मैं आपकी मशीन से बात कर सकता हूं, और मेरा अपना कोई क्लाइंट पैकेज नहीं आता जो आपको हर साइट सिस्टम पे जाके डालना पड़े। आई होप आप मेरा मीनिंग समझ गए होंगे कि व्हाट द मीनिंग ऑफ एजेंट लेस। गॉट इट ना।
यस सर। यस सर। थैंक यू। तो इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी थी कि एनसिबल एजेंट लेस बना, यानी फिर हमें बाद में क्या नहीं करना पड़ा इसके अंदर, वरना अगर एजेंट वेस्ट होता ना तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले आपको हर सिस्टम में जा जाके बार बार एजेंट डालने पड़ते, तब जाके कहीं एनसिबल उनसे बात कर पाता, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्वर बना तुरंत, जैसे ही आपका मशीन नेटवर्क के अंदर आया, एनसिबल कैन टॉक, बस एनसिबल उससे बात कर सकता है, एनसिबल उसके ऊपर अपने चेंजेस को परफॉर्म कर सकता है। बट सर यू नीड पासवर्ड ना, हाँ वो तो सब चाहिए हमको, ऐसा नहीं है कि बिना पासवर्ड के लॉगिन कर जाएगा, तो वो सिक्योरिटी वाली बात हो जाएगी। फिर एनसिबल कहता है कि मैं क्रेडेंशियल्स के थ्रू जाऊंगा, बट मुझे जाने के लिए वहां पर कोई अलग से पैकेज वैकेज सर्विस अलग से नहीं चाहिए, राइट। कुछ बातें पूछी गई हैं, जल्दी बोल दूं। सुदीप ने पूछा है, सर क्या हम एनसिबल से पैचिंग कर सकते हैं? पैचिंग तो बिल्कुल कर सकते हैं। पैचिंग क्या चीज है? सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। तो सॉफ्टवेयर अपडेट एनसिबल से क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जितेंद्र ने पूछा, कैन वी कंट्रोल मैक सिस्टम आल्सो थ्रू एनसिबल? बिल्कुल कर सकते हैं बॉस। मैक भी किसका फ्लेवर है? लिनक्स का ही फ्लेवर है। और ठीक है, मैक को भी मैनेज कर सकते हैं, राइट, हाँ, क्योंकि उसमें लिनक्स की प्रॉपर्टी होती है। ना भी हो तो क्या चलेगा, विंडोज में जब विंडो बोल दिया तो मैक तो फिर सिंपल है, मैक यूनिक्स कोई भी हो आपका, ठीक है। दूसरा, एनसिबल वर्क्स ऑन पुश मेथडोलॉजी। उसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग, जब आप एक साथ हर सिस्टम को बैठ के आपने कमांड चलाई, यहां से आपने फायरिंग कर दी फटाफट से, तो फायरिंग हो रही है एनसिबल से बैठ के एक साथ, तो इसको बोलते हैं पुश मेथडोलॉजी। आपने चेंजेस को पुश कर दिया तो ये हो गया पुश मेथडोलॉजी। मतलब सर ये पुल कब होता? पुल जब होता है एनसिबल का स्टाइल, अगर ये मशीन से आके बोलते हैं एनसिबल से, एनसिबल हमारे ऊपर चेंजेस करके दो, यानी कॉल ट्रिगर अगर यहां से हो रही होती है ऐसे, तब ये जाके चेंजेस करके आता, तो बन जाता पुल मेथडोलॉजी। पहले कॉल आई, कॉल को सुना, फिर हम चेंजेस करने गए, ये बन गया पुल मेथडोलॉजी। जबकि एनसिबल कहता है कि नहीं, ये मशीन कभी कॉल जनरेट करेंगी ही नहीं, इन्हें कभी भी कोई चेंजेस के लिए ट्रिगर होना ही नहीं है। कमांड ट्रिगर चेंजेस क्या करवाना है, डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन मेकर यहां बैठा होगा, यहां से कमांड चलेगी कि भाई किस किस पे क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना, किसको छोड़ देना है, किस पे करवाना है। सो एवरीथिंग यू विल डिसाइड फ्रॉम हेयर, कमांड एक्शन सब कुछ यहां से फायरिंग करोगे बैठ के। ये सिस्टम आके तुमसे नहीं बोलने वाले कि हमारे ऊपर ये कर दो, ये मत करो, नहीं। इट्स कॉल, क्या बोलते हैं उसको, पुश मेथडोलॉजी, राइट। इट वर्क्स ऑन, तीसरा और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, तीसरा इसका एक प्रिंसिपल जो सबसे अलग है, इट वर्क्स ऑन पैरेलल एंड सीरियल मोड। एनसिबल में कॉन्फ़िगरेशन को चलाने के दो मोड होते हैं, एक तो पैरेलली और एक सीरियल। दोनों में क्या डिफरेंट होता है आप समझ गए होंगे कि यार मुझे सर एक ही काम एक साथ सब पे करवा देना है, मुझे एक साथ नहीं नहीं यार, मुझे सर ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, 5 मशीन पर काम एक साथ करना ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है काम ठीक ना हो। मतलब whatever update you are going to apply over the multiple server, so that might be harmful for your machine, we are not sure। तो हम एक काम कर लेते हैं सर, पहले एक को करो अपडेट, एक हो जाए, देन टेक लॉगिन ओवर द नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। या पहले दो को करो, बस दो हो जाए सक्सेसफुली अपडेट, देन स्विच ओवर द। तो जैसे आपको यूज करना है, जैसे आपको यूज करना है इन इन द पैरेलल मोड और इन द सीरियल मोड, वो सब कुछ एनसिबल की कॉन्फ़िग फाइल से आप एडिट कर सकते हो। बट एनसिबल बाय डिफॉल्ट जिस मोड में आता है, जब आप एनसिबल डालते सिस्टम के अंदर, सो इट वर्क्स ऑन, अच्छा इसी को ना, ये पैरेलल नहीं बोलते इस वर्ड को, इसको बोलते हैं फॉर्क स्टाइल बोलते हैं एनसिबल में। फॉर्क स्टाइल, दो होती है स्टाइल, फॉर्क और सीरियल। फॉर्क का मतलब पैरेलल बोल दो या फॉर्क बोल दो, राइट। तो बाय डिफॉल्ट जब एनसिबल डालते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट it comes with fork style,
और फॉर्क स्टाइल की भी एक वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू बाय डिफॉल्ट, मतलब फॉर्क स्टाइल का भी एक वैल्यू होता है 5। 5 का मतलब है कि एनसीबल से आपने कमांड चलाई, एनसीबल दूसरा सिस्टम में जा, 200 सिस्टम के ऊपर पैचिंग करके आ, तो एनसीबल विल कंप्लीट इन सेट ऑफ 5 पहले 5 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, क्योंकि आपने पैरेललिज्म जो है ना वो 5 कर रखा है आपने, खाली बस चलना 200 पे ही है उसको, लेकिन सेट ऑफ 5 तो ये फॉर्क वैल्यू जब डालते हैं सिस्टम में एनसीबल का, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो फॉर्क आता है ना वो 5 आता है सिस्टम में। बाद में चेंज कर सकते हो, आपको लगता है कि नहीं मेरी मशीन ज्यादा है और मुझे पैरेलल टास्क मल्टीपल सिस्टम पे चलाना है मोर देन 5, तो ये अभी हम ट्रेनिंग में सब पढ़ेंगे, लाइव देखेंगे, बट बाय डिफॉल्ट कितना होता है वैल्यू 5 होता है, राइट। सो दीज आर द 4 प्रिंसिपल्स जो एनसीबल के बारे में पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि एजेंट लेस है, पुश सिस्टम पर काम करता है, पुश करने के 2 मेथड हैं इसमें, फॉर्क मोड और सीरियल मोड, बाय डिफॉल्ट कम्स विद द फॉर्क स्टाइल, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 5, ठीक है। अब यहां से आगे जो पॉइंट आने वाला है एनसीबल आर्किटेक्चर, तो ट्रेनिंग से पहले एक टर्म्स और बचता है खाली आपका, बस एनसीबल की आर्किटेक्चर में कुछ वर्ड होते हैं वो पहले आपको मालूम होने चाहिए, तब मैं आपका चैप्टर 1 स्टार्ट कर पाऊंगा बुक का। हाँ बिस्वा आप बोलो। सर ये आपने पॉइंट नंबर 3 और 4 के बीच में डिफरेंस क्या रहा? वर्क्स ऑन पैरेलल एंड सीरियल मोड यहाँ पर लिख रहे हैं, फॉर्क आ रहे हैं, तो पैरेलल सीरियल मोड तो जैसा आपने लिखा है वैसे पैरेलली सारे पे एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो सीरियली वन बाय वन, तो फॉर्क इस बीच में आपने मतलब क्यों लिखा? फॉर्क बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में, एनसीबल में फॉर्क मोड होता है, पैरेलल मोड तो मैं बोल दिया है आपसे मैंने। फॉर्क मोड एंड सीरियल मोड, और नीचे वाला तो वही फॉर्क का ही एक्सप्लेनेशन है ना, 4th हाँ नंबर मतलब पॉइंट। 4th पॉइंट में बोल दिया खाली मैंने बस ना, कि फॉर्क और सीरियल में से बाय डिफॉल्ट एनसीबल जब डालोगे आप लोग और आपने कोई टास्क पोस्ट कर दिया 10 सिस्टम के ऊपर, तो एनसीबल 1 बाय 1 नहीं करेगा, फॉर्क मोड में करेगा, पहले पहले एक साथ 5 पे जाएगा फिर 5 पे जाएगा, ऐसे करेगा। तो पॉइंट नंबर 3 एंड 4 बोथ आर सेम, आपने 4th नंबर पॉइंट में 3rd नंबर पॉइंट पे पॉइंट को एक्सप्लेन मत किया। देखो, ये मानो कि ये पॉइंट बस काम की जो बातें हैं। नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ तो लाइन समझो, पॉइंट मत देखो आप, हाँ ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ बाकी पॉइंट तो कुछ भी नहीं, अब लाइन समझो, मैं लाइन क्या बोल रहा हूँ खाली बस एनसीबल के बारे में, ओके। अब थ्योरी पार्ट में एक लास्ट पॉइंट खाली बचा है आपका बस अभी, एनसीबल आर्किटेक्चर। एनसीबल की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ लॉजिकल टर्म्स होते हैं बुक के अंदर, उन उन टर्म्स के मीनिंग क्या क्या होते हैं पहले वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे पूरे कोर्स में एटलीस्ट आपको सर बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है। मेरी साइड से आ रहा है क्या है? नहीं सर, ये कपिल कुमार की साइड से था। ठीक है, अभी भी आ रहा है क्या? नहीं सर। ठीक है, तो पहला टर्म्स है कंट्रोल नोड, दूसरा टर्म्स आपको बताऊंगा मैनेज नोड क्या होता है, तीसरा टर्म्स बताऊंगा कनेक्शन प्लगइन क्या होता है, चौथा टर्म्स बताऊंगा आपको इन्वेंट्री क्या होती है, पांचवा मॉड्यूल, छठवां एडहॉक, सातवां प्लेबुक। इस ट्रेनिंग को पढ़ने से पहले हमको ये 7 कीवर्ड के थ्योरेटिकल मीनिंग एटलीस्ट पहले मालूम होने चाहिए कम से कम, राइट ना। तो मुझे 1 मिनट दो खाली, बस मैं पानी पीता हूं फिर करते हैं स्टार्ट।
ठीक है, तो देखो कंट्रोल नोड ना कुछ भी नहीं है, जिस चीज को आप एनसीबल मशीन बोलते हो या एनसीबल सर्वर, जिस सिस्टम में एनसीबल डालोगे ना उस मशीन को जो बुक है हमारी बुक में ना कंट्रोल नोड बोला गया है कि दिस इज योर कंट्रोल नोड। मतलब इस डायग्राम में आप समझ गए होंगे कि यार ये सर कंट्रोल नोड है या एनसीबल सर्वर बोलो इसको, एक ही बात है। और ये इन चीज को बोलते हैं बॉस मैनेज नोड। ये सब क्या है? मैनेज नोड। ठीक है, तो ये मशीन है, कुछ भी नहीं है। द मशीन वेयर यू आर रनिंग एनसीबल, राइट, जहां एनसीबल आपने चला के रखा हुआ है, एनसीबल डाला हुआ है सिस्टम पे आप लोगों ने, उस सिस्टम को कंट्रोल नोड बोल देते हैं। तो आई होप आपको मालूम चल गया होगा। लेकिन दो बातें होती हैं, कंट्रोल नोड का सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है और कंट्रोल नोड बनाने के लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो जब बात करता हूं सॉफ्टवेयर की मैं, तो सबसे पहले ओनली शुड बी लिनक्स बेस्ड, ओनली कंट्रोल नोड जिस सिस्टम को बनाओगे आप लोग उस सिस्टम में लिनक्स का फ्लेवर पहले होना चाहिए। अब लिनक्स में रेड हैट हो, डेवियन हो, उबंटू हो, सेंटोस हो, फेडोरा हो, ये मैटर नहीं करता। तुम लोग सब आरएचएल पे काम करते हो मोस्टली, तो मैं इतना बोलता हूँ हमेशा आप लोगों से, रेल मतलब आरएचएल सिस्टम आप डालो आप लोग आरएचएल का, तो कम से कम 6 से एबव हो, आरएचएल 5 ना हो। 5 तो तुम्हारे पास होगा भी नहीं, राइट, सबके पास 6 प्लस ही होगा। तो आरएचएल 6 यानी 7 हो, 8 हो, कुछ भी हो। अब तो आज आप सब लोग 8 पे काम करते हो आप लोग आज के टाइम पे ना। उसके बाद दूसरा डिपेंडेंसी ये है इसका, इसमें कम से कम जिस सिस्टम में एनसीबल डालना चाहते हो आप लोग उसमें कम से कम पाइथन क्या हो, एटलीस्ट पाइथन का वर्जन 2.6 से पुराना ना हो, कम से कम एटलीस्ट पाइथन का वर्जन 2.6 होना चाहिए, राइट। क्यों चाहिए पाइथन मैं आगे बात करूंगा, बट अभी सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट है और इसके बारे में ज्यादा आपको सोचना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पाइथन आज के टाइम पर नेटिव बन चुका है। नेटिव मतलब आप रेल 7 डालो, रेल 8 डालो, हर एक ओएस में पाइथन डिफॉल्ट आता ही है, तो हमें अलग से पाइथन की नीड अलग से नहीं पड़ती है। सर कोई ठीक भी है, लिनक्स हो सकता है या खाली रेड हैट? मेरी लाइन पे आप इसका मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो आप, मतलब मैं कोई भी लिनक्स फ्लेवर हो सकता है, सेंटोस सेंटोस, उबंटू, फेडोरा। तो मेरे जो ओके। हिंदी है वो बाउंस कर रहा है, कैसे समझ नहीं पा रहा मैं अभी। मैंने अभी नहीं बोला सर था ना अभी समझ में आ रहा है सर, हाँ समझ सर, में आ रहा है। कि इंग्लिश में बोलना चाहिए। नहीं सर हिंदी सही है सर, इंग्लिश में फिर बाउंस होने लगेगा। थोड़ा फोकस करो, मतलब लाइनों को जब मैं बोलता हूँ तो वो जैसे मैंने बोला था अभी 2 मिनट पहले कि हाँ मशीन्स विंडो बेस्ड, सॉरी लिनक्स में रेड हैट हो, डेवियन हो, सूजे हो, उबंटू कोई भी हो, सर राइट। लिनक्स का कोई सा फ्लेवर? हाँ फोकस करो, लेकिन ना एक टाइम में 2 काम मत करो कभी भी। साइड में लग रहा है मुझे कुछ देख रहे हो आप वगैरह ना, यूट्यूब वगैरह। तो ओएस लिनक्स बेस्ड हो, कम से कम आरएचएल 6, मैंने ये बोला है कि 6 हो, आरएचएल 5 ना हो, मतलब पुराना वर्जन ना हो। बट 6 तुम्हारे पास भी नहीं होगा तो कम से कम 7 डालना या 8 डाल लेना एक बार, दोनों फिट है आपके लिए। ठीक है, और सॉफ्टवेयर वाइज पाइथन का वर्जन कम से कम 2.6 होना चाहिए, बस ये रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर की। अब बात करता हूँ इसके बारे में, यहाँ लिख दे रहा हूँ पाइथन 2.6। हार्डवेयर की बात करूं बॉस, तो एनसीबल कहता है कि देखो मेरा अपना कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, आप मुझे डाल के छोड़ दो सिस्टम के ऊपर। तो मैं ऐसा नहीं है कि मुझे डालने के लिए कम से कम 10 GB रैम चाहिए, मैं अपना कंजप्शन कुछ नहीं करता। मैं तो सिस्टम का कंट्रोल नोड का मेमोरी सीपी यूज कब करता हूं, जब यू आर गोइंग टू पुश कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि एनसीबल को डालने के लिए सिर्फ खाली बस यू वांट टू इंस्टॉल एनसीबल, तो मिनिमम जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है ना, बस कौन सी, 1 GB मेमोरी, 1 CPU, और क्या 10 GB हार्ड ड्राइव।
सर ये तो रिक्वायरमेंट ओएस की हो गई। हाँ तो ओएस की रिक्वायरमेंट इनफ होती है एनसीबल के लिए, बट अब एनसीबल मेमोरी कंजप्शन कब करेगा? जब तुम कॉन्फ़िगरेशन पुश करना स्टार्ट कर दोगे। तो सर एनसीबल के लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन में कितना आप रिकमेंड करते हो? ये तो कम से कम प्रैक्टिस के लिए होगी, चलो अभी प्रैक्टिस करना है तो इतने में प्रैक्टिस कर सकते हैं बैठ के। प्रोडक्शन में आपको ये आंसर देना होता है भाइयों, एनसीबल का मेमोरी सीपीयू रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर? मतलब सामने सर्वर कितने, आप अपना पैरेलली कितने मशीन्स को एक बार में हिट कर रहे हो। जैसे आपने बोला सर मुझे एक साथ ना कम से कम 50 मशीन्स को हिट करना है, तो रेड हैट ने एक स्लिप बनाया हुआ है इसके लिए भी अलग से कि देखो भाई बच्चों को बता दो कि अगर तुम्हारा फॉर्क वैल्यू कितना है, अराउंड 50 है, तो कम से कम आपको सिस्टम में 8 GB रैम कितना और 4 CPU इस टाइप से होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद में, फिर 100 है तो 16, 150 है तो समझ रहे हो ना? एक बार आगे एक्सप्लेन कर देना। फॉर्क मतलब पैरेलली होता और है। का मतलब जैसे मैंने बोला कि आप एक टाइम पर कितने कितने शूट कर सकते हो टारगेट, तो आपने बोला कि मैं एक टाइम पर 10 टारगेट शूट कर सकता हूं, तो आपका फॉर कितना हो गया? 10 हो गया, ओके। राइट। तो एनसीबल कहता है कि मुझे बता दो आप मशीन कितना है। जैसे आपने बोला कि 150 मशीन है मेरे पास, 150 BM से हैं, और 150 BM पे जाना कैसे है? फॉर्क 10 है, इसका मतलब 150 BM को कंप्लीट तो करेगा बट इन सेट ऑफ 10-10, पहले 10 शूट करेगा, फिर 10 शूट करेगा, फिर 10 शूट करेगा। मतलब ओके एक सर। चेंजेस को पहले 10 पे खत्म करेगा, ओके। फिर उसी चेंजेस को फिर 10 पे खत्म करेगा, देन विल कवर 150 इन वन शॉट। मींस 15 टाइम्स रिपीट होगा। अच्छा राम सर, अब हाँ जैसे 150 है कुछ तो सही टास्क, बोला आपने। हाँ कुछ टास्क ऐसे हैं जो बहुत सिंपल है कि एक फाइल जस्ट कॉपी करके आ, बट कुछ टास्क ऐसे भी होंगे जो ना रिसोर्स इंटेंसिव होंगे। मान लो कि मतलब कुछ ऐसे टास्क जिनमें ज्यादा टाइम लगता है, तो ये ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड निकाल दिया उन्होंने या फिर हाँ उन्होंने ये भी उनके कह लिए दिया कि भाई देख लो, मतलब हमारे अकॉर्डिंगली ये इस टाइप का एक रिकमेंडेशन है। बाकी वो जो आपने बोला है वो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर वही एक्सपेंड करना पड़ता है मेमोरी को, राइट, बाद में। ये एक मतलब एक जस्ट एक रिकमेंडेड आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको बस, ठीक है। कोई आपसे बोले इंटरव्यू में कि एक कंप्लीट एनसीबल सर्वर पे कितना मेमोरी होना चाहिए, तो आपको सिंगल लाइन बोलना है, इट डिपेंड ऑन योर फॉर्क वैल्यू, दैट्स इट। वो समझ जाता है हाँ बंदा टेक्निकल है, और फिर उसको अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, राइट। तो ये था कि आपका एनसीबल कंट्रोल नोड। अब सर हमने सुना है कि एनसीबल टावर में और कंट्रोल नोड में क्या फर्क है? फिर एक बात यही बताई, छोड़ दे रहा हूँ अभी आपको थियोरेटिकल में। सर मेरी कंपनी में एनसीबल कंट्रोल नोड नहीं है, एनसीबल टावर चल रहा है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो यार वो लोग गलत बोल देते हैं, एनसीबल टावर भी क्या है अपने आप में, वो भी क्या है? कंट्रोल नोड्स। फर्क इतना है कि उसमें कमांड के साथ साथ क्या आ गया है? ग्राफिकल आ गया है। जब मैं एनसीबल डालूंगा तो अभी आपके 10 चैप्टर आई विल कवर कमांड लाइन टोटल। पहले मैं एनसीबल डाल दूंगा कमांड लाइन से पूरा, उसमें ग्राफिकल नहीं होगा खाली बस। जब मैं उसी मशीन में ग्राफिकल डाल दूंगा तो वो क्या बन गया? गॉट इट ना? तो एनसीबल कंट्रोल नोड और एनसीबल टावर में डिफरेंट नहीं है। एनसीबल टावर जहां आ गया वो कंट्रोल नोड तो है ही है, उसमें प्लस जीयूआई भी अवेलेबल, खाली बस इतना बोल सकते हो आप, ठीक है भाइयों। ठीक है सर। यस सर। इतना मानना होगा आपको। अभी तो कंट्रोल नोड एक ही बात है, एनसीबल टावर एक ही बात है, टावर आने से बस आ गया ग्राफिकल आ गया, और कुछ फर्क नहीं है। उसके बाद मैं, हाँ आपका क्या नाम है? नाम काफी कॉम्प्लिकेट है आपका, जिसने हैंड रेज किया अभी, क्या नाम है आपका? सर पॉपुलेस नाम होगा, यहाँ पे हाँ मैम ने गलत लिख दिए। सर हाँ अभी जो आपने जो बताया कि जो फॉक्स का वैल्यू यदि हम 50 करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो मेमोरी होगा 8 GB होगा, CPU 4 होगा, राइट। अभी सर मैंने इन्वेंट्री में 50 डाला हूँ मैं सर्वर, ठीक है, और फॉक्स मेरा 10 है, तो उस पर हाँ। तो कितना लेगा? वो इन्वेंट्री में मशीन 2000 है, उसे मैटर नहीं करता। हाँ हाँ हाँ। सूट कितनों पे हो रहा है एक टाइम पर, वो मैटर करता है, राइट ओके। ना? तो यदि
फॉक्स मेरा 50 डाल के रखा हूँ मैं। वो तो एक टेक्स्ट फाइल है, वहां पे तो मशीन डाल के रख लो, उससे मतलब नहीं बनता। आप कितने सिस्टम पर पैरेलल सेशन ले रहे हो मैटर वो करता है। तो वो डिफाइन करना है मुझे फॉक्स वैल्यू, राइट? हम्म। ओके, थैंक यू सर। मैनेज नोड के बारे में बहुत बड़ी लाइन नहीं बोलना चाहता मैं, सिंपल लाइन है बस कि यार ये एक मशीन है, ये मैनेज नोड कुछ भी हो सकता है। ये मैनेज नोड एक राउटर हो सकता है, ये विंडो हो सकता है, ये लिनक्स सर्वर हो सकता है, ये मैटर नहीं करता कौन सा मशीन। तो मैनेज नोड एनीथिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में कोई हार्डवेयर सर कितना होगा इसका डिपेंड करता है, सर्वर कितना हैवी है, कितना मशीन पे कितना लोड चल रहा है उसके ऊपर। तो इसका हार्डवेयर, इसका ओएस ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता बॉस, ये कंपनी के प्लानिंग है किस टाइप के मशीन बना के बैठी कंपनी। ठीक है भाइयों, गॉट इट ना। लेकिन थोड़ा सा मैं जो बंदे जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है उनको एक बात बोल दूं। अगर आपका मैनेज नोड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैनेज नोड डिवाइस नहीं है, राउटर नहीं है, स्विचेस नहीं है, बैलेंसर नहीं है, क्या है अपने आप में ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एक बात बोल दूं, बारीकी बात काफी, इसमें भी अगर एनसीबल की फुल कंपेटेबिलिटी आपको चाहिए, फुली फंक्शनली एनसीबल आप बिहेव करना चाहते हैं उसके ऊपर, तो यहाँ भी कम से कम एनसीबल का वर्जन क्या हो, 2.7 से 4 से ऊपर, 2.4 से एटलीस्ट। इसके बारे में आपको सोचना भी नहीं, क्यों? क्योंकि मैं बोल चुका हूं कि हर एक ओएस के अंदर पाइथन क्या हो चुका है, नेटिव हो चुका है। बट केस वन, सर ऐसा कभी हो सकता है क्या पाइथन मेरी कंपनी में नॉट अलाउड, मेरे कुछ सर्वर्स हैं लेगेसी मशीन से, पुरानी मशीन से, जहां पाइथन में इंस्टॉल नहीं कर सकता, तो क्या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में एनसीबल यूज नहीं कर सकते? वहां भी आंसर यस है, कर सकते हो, बट देयर इज सम लिमिटेशन जो आगे प्रैक्टिकल बात करूंगा, राइट। केस नंबर 2, सर मेरी कंपनी में पाइथन तो है, उन मशीन्स पे पाइथन तो है, बट पाइथन का वर्जन कितना है, 2.4 से नीचे है, बट हम अपग्रेड नहीं कर सकते ड्यू टू सम लेगेसी एप्लीकेशंस जो पाइथन 2.3 पे चलती खाली बस। तो वहां भी हम एनसीबल को यूज कर सकते हैं, बट स्टिल सम लिमिटेशन, राइट। तो दोनों केस में आपको आंसर नो नहीं देना, यस ही देना है। पाइथन 2.4 है तो अच्छी बात है, अगर 2.4 भी नहीं है, कुछ भी पाइथन नहीं है, तब भी वहां पे एनसीबल यूज कर सकते हैं, बट देयर इज सम लिमिटेशन। पाइथन तो है सर, बट 2.3 2.4 से नीचे है, वहां भी एनसीबल आप यूज कर सकते हो, बट कुछ लिमिटेशंस हैं जो प्रैक्टिकल बात करूंगा, राइट। इतना खाली आपको बोलना होता है बस। हाँ प्रियंका। सर मैनेज नोड में एनसीबल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए तभी काम करेगा या फिर नहीं? मैनेज नोड में एनसीबल क्यों चाहिए हमको? ओनली कंट्रोलर पे ही होगा। एनसीबल बिल्कुल बात है, कंसेप्चुअल में अलाउ, वो क्या मतलब उसका बेनिफिट वहां क्या है, जब मैनेजर ये सर्वर है यहाँ से बैठ के यूर अप्लाइंग कॉन्फ़िगरेशंस, वहां एनसीबल हमें क्यों चाहिए, राइट ना। ओके, ठीक है, तो ओनली पाइथन रिक्वायर्ड, मैनेज पाइथन नोड रिक्वायर्ड है, बाकी अगर नहीं भी है तो मैं 2 केस बोल दिए तब भी आंसर यस है। अगर है पाइथन तो अच्छी बात है, वहाँ 2.4 कम से कम होना चाहिए फुल फंक्शन बिहेव कराने के लिए एनसीबल को। ओके। ठीक है, हाँ ओम। सर जैसे आपने बोला था ये एजेंट लेस है और यहाँ अनसेबल भी नहीं होगा, तो फिर ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेगा? अब आ गया वही वर्ड आ गया क्या, हाँ राइट ना। So ओके how basically Ansible control communicate with the managed node query, ये है आपकी बेसिकली, राइट। तो मैं सिंपल सा बोलूंगा बाय डिफॉल्ट Ansible वर्क्स ऑन क्या, SSH प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। फिर आप बोलोगे कि सर अगर आपका टारगेट वाला मशीन विंडो बेस्ड है तो, और विंडो डू नॉट अंडरस्टैंड क्या SSH, तो Ansible having several protocol for communication, but by default Ansible comes with the SSH protocol. So अगर आपका मशीन विंडो बेस्ड होगा तो कनेक्शन प्रोटोकॉल चेंज करना होगा, बट जब Ansible डालते सिस्टम के अंदर तो Ansible का जो बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन होता है स्टेबल, वो SSH बेस्ड होता है। तो अब आप समझ गए होंगे मेरी बात। और लिनक्स में क्या ऑलरेडी क्या मिलता है पहले से आपको, OpenSSH इंस्टॉल, या जितने सर्वर्स आप बनाते हो लिनक्स के, हर मशीन के अंदर क्या मिलता है ऑलरेडी पहले आपको, SSH। और इसलिए ऐसा माना जाता है एनसीबल मार्केट में अडेप्ट क्यों हुआ,
क्योंकि ऑलरेडी सर्वर के ऊपर 90% सर्वर्स लिनक्स बेस्ड होते हैं, राइट? और एनसीबल बाय डिफॉल्ट वर्क्स ऑन एसएसएच प्रोटोकॉल। तो ये सब बातें आपको समझा रही होंगी कि एनसीबल मार्केट में अडेप्ट ज्यादा क्यों हुआ, राइट ना? बट ऐसा भी नहीं है कि यार अगर आपका मशीन विंडो बेस्ड है तो एनसीबल काम नहीं करेगा। विंडो सिस्टम पर भी एनसीबल लॉगिन कर सकता है, बट एनसीबल की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, प्लगइन वगैरह होते हैं, चेंज करने पड़ते हैं फॉर विंडो कम्युनिकेशन, जो आगे देखेंगे हम लोग। बट आपकी जो 294 की बुक है ना, इसमें ओनली दे आर कवरिंग लिनक्स ऑटोमेशन। दे आर कंसिडरिंग कि बंदे ने अभी रिसेंटली आरएससी ऐसे कोर्स किया हुआ है, तो अब इस कोर्स के बाद इसको लिनक्स की ऑटोमेशन पढ़ा दो खाली बस 294 में। बट मेरी ट्रेनिंग करने के बाद आप ऑटोमेशन में विंडो की ऑटोमेशन, राउटर की ऑटोमेशन कुछ भी कर सकते हो, राइट? तो मैनेज नोड क्या होता है आपको मालूम चल गया होगा। उसके बाद कनेक्शन प्लगइन क्या होते हैं इसके अंदर, कैसे कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ। तो इस बीच में जो लेयर काम कर रही है भाइयों, ये लेयर कुछ भी हो सकती है, बट अभी ऐसा मानना कि दोनों साइड लिनक्स है, यहाँ भी लिनक्स है और यहाँ भी लिनक्स है। तो इनके बीच में जो प्रोटोकॉल काम कर रहा है कौन सा है वो? SSH। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि हर मशीन में SSH नाम की सर्विस रनिंग होनी चाहिए, और इसके पास ऑथेंटिकेशन भी होना चाहिए। किसका? गॉट इट ना? सर्वर का। हाँ, विंडोज पर सुनील ने पूछा है विंडोज पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। बिन आरएम करके आता है बॉस, आगे बुक में लिखा भी है और आगे पढ़ाऊंगा भी, बिन आरएम, ठीक है? विंडो रिमोट बिन आरएम। तो ये 3 टर्म्स आपको आई थिंक क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे ना? ठीक है। उसके बाद चौथा टर्म है इन्वेंटरी सिस्टम। इन्वेंटरी का मतलब ये होता है कि एनसीबल ये कहता है कि भाई देखो, जब आप टास्क पुश करोगे ना मैनेज नोड के ऊपर, तो पहले तुमको मेरे कंट्रोल नोड पर कहीं पर रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे पहले कि हमारी कंपनी में कितने सर्वर चल रहे हैं। सो एनसीबल मेंटेन द इन्वेंटरी फाइल। क्या बोलते हैं? क्या करता है? इन्वेंटरी फाइल मेंटेन द करता है। फाइल विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट दी क्या मैनेज नोड। मैनेज नोड पे जब भी कोई टास्क चलाना होगा तो पहले मैनेज नोड का आईपी क्या है, पासवर्ड क्या है, ये समवेयर पहले हमें कहीं मेंटेन करना पड़ता है। तो इन्वेंटरी सिस्टम एनसीबल में रिकमेंडेड है। बिना इन्वेंटरी फाइल के तुम आगे कुछ नहीं कर सकते। फिर बिना इन्वेंटरी सिस्टम के एनसीबल में यू कैन नॉट अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन, राइट ना? गॉट इट? ठीक है। अब इन्वेंटरी सिस्टम थोड़ा सा मैं अभी चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा वैसे तो, बट इतना बोल के छोड़ दे रहा हूं कि एनसीबल में इन्वेंटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक तो स्टैटिक इन्वेंटरी और एक क्या, डायनेमिक इन्वेंटरी। स्टैटिक इन्वेंटरी का मतलब ये होता है कि मुझे खुद पता है कि मेरी कंपनी में इतने सर्वर लाइव हैं अभी, उनका ये आईपी एड्रेस है, ये नेटवर्क है, तो मैं जाके मैनुअली एक बार आईपी इन्वेंटरी सिस्टम बना दूंगा बैठ के। मतलब ये मेरे सर्वर्स की लिस्ट है और उस सर्वर्स की लिस्ट को मैं एक बार फाइल के अंदर लिख दूंगा। बट जब तुम ये बोलोगे कि यार मेरी कंपनी में सर सर्वर्स की लाइफ फिक्स ही नहीं है, सर्वर बनेगा कभी डिस्ट्रॉय हो गया, अब जो सर्वर गया उसका आईपी इन्वेंटरी में क्या आज भी अवेलेबल है, और जो मशीन नया बना उसका आईपी चेंज हो गया। तो सर ऐसे बार बार इन्वेंटरी फाइल को अपडेट करना ये सब कौन करता होगा? कोई नहीं करता। तो एनसीबल कहता है कि जहां आपकी कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैटिक नहीं है, सर्वर्स प्रोविजन होते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, तो आप चाहते हो कि नहीं मुझे बार बार मुझे इन्वेंटरी फाइल में आईपी निकालना, ऐड करना ना पड़े, सो देयर इज अ चॉइस देयर यू कैन रिकमेंड क्या, डायनेमिक इन्वेंटरी। अभी सब बातें सुनने में आ रही खाली बस, कैसे होता है क्या होता है, बहुत लंबी जर्नी है, देखते चलो। तो एनसीबल हैविंग 2 इन्वेंटरी फाइल, स्टैटिक इन्वेंटरी और डायनामिक इन्वेंटरी। अभी स्टार्टिंग की जो 8-10 चैप्टर हैं आप लोगों के स्टार्टिंग वाले, सब में स्टैटिक इन्वेंटरी को यूज किया गया है, बाद में डायनामिक इन्वेंटरी के बारे में डिस्कस किया गया है लास्ट में, राइट? कुछ टाइम के बाद।
तो इन्वेंट्री सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे बनाते हैं, ये सब प्रैक्टिकल देखोगे। बट मैं जब बोलूँ इन्वेंट्री फाइल है मेरी, ये समझ जाना कि अच्छा ये फाइल है जहाँ मेरे मैनेज नोड की डिटेल क्या हो रखी है, पड़ी हुई है। हाँ ओम अब बोलो। सर ये मैनेज नोड की इंफॉर्मेशन क्या आईपी की फॉर्म में रहेगी या कुछ और भी हो सकता है, नेम वगैरह भी हो सकता है? आईपी और होस्ट दोनों होगा। डिपेंड करता है, सही पूछा है आपने। सिस्टम अगर नाम से पिंग हो रहे हैं तो इन्वेंट्री फाइल आल्सो कैन कंटेन नेम अदरवाइज आईपी एड्रेस। ठीक है, हाँ सिस्टम नाम से पिंग ही नहीं हो रहे तो फिर आप समझ गए होंगे, फिर आईपी डालना पड़ेगा आपको। तो अभी हल्का हल्का बस मैं ये टर्म्स टच कर दे रहा हूँ, फिर इनके बाद में चैप्टर आने वाले हैं तब देखोगे आप लोग। एनसीबल में मॉडल क्या चीज है, मॉडल की पूरी कहानी है पूरे कोर्स में। मैं आपको अभी कुछ टाइम पहले चिल्ला रहा था कि यार देखो एनसीबल में ना इंटेलिजेंसी पहले से ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, स्टैंडर्ड लिखा हुआ है पहले से ऑलरेडी, कमांड की आपको नीड नहीं है। एक फाइल कॉपी करनी है, आपको एससीपी कमांड नहीं पता, आरसी कमांड नहीं पता, बट हु नो कमांड नॉलेज। तो एनसीबल कहता है कि पूरी कहानी मॉड्यूल की है। आई हैविंग लॉट ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ लिनक्स, विंडो, राउटर, स्विचेस, डिवाइसेस। तो ये मॉड्यूल क्या चीज है पता है आपको, बोलो। रूल्स रूल प्रोग्राम। हाँ राइट, क्या ये डिफरेंट फंक्शंस। इट्स काइंड ऑफ सेट ऑफ प्रीडिफाइंड प्रोग्राम स्टैंडर्ड, हाँ, which written in Python language, right? क्या है पहले तो ये एक स्टैंडर्ड है जो पाइथन में लिखा हुआ है और इट नो, किसका अनम्यूट माइक यार, म्यूट करो। क्या है इसके पास कमांड की नॉलेज है भाइयों। क्या है कमांड का नॉलेज। जो मैं आपसे बता रहा था कि भाई कि आपको राउटर्स की कमांड की नीड नहीं है, आपको विंडोज की नीड नहीं है कमांडों की, तो वो स्टैंडर्ड जो एक्सपेक्टेशन हमसे हो नहीं रही है वो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है पहले से कहीं ना कहीं ऑलरेडी। सो इट्स अ ब्यूटी ऑफ मॉड्यूल। एनसीबल में 3000 से एबव मॉड्यूल डेवलप हो चुके हैं। अब मॉड्यूल की कैटेगरी होती हैं। सर मॉड्यूल बनाए गए कैसे बनाए गए, इतना कैसे याद करते हो आप लोग। तो इन्होंने मॉड्यूल बनाने के ऐसे तरीके यूज किए हैं, पहले बना दिए हैं रूट मॉड्यूल जैसे लिनक्स बेस्ड, और क्या विंडो बेस्ड, राउटर बेस्ड। अब उनके अंदर भी क्या है फिर सब कैटेगरी है। फिर अब कैसे, जैसे लिनक्स में फाइल लेवल के अलग हैं, पैचिंग की अलग बना दिए, बैकअप की अलग बना दिए, समझ रहे भाइयों? है डिस्क की अलग बना दिए। तो इस टाइप से क्या है मॉड्यूल डेवलप किया गया है। तो तुम ये जानते हो कि सर इस ट्रेनिंग में हम कितने मॉड्यूल सीख जाएंगे। इस मॉड्यूल ट्रेनिंग के बाद आप किसी भी मॉड्यूल पे काम कर सकते हैं एनसीबल में, बट कंडीशन क्या है एक एनसीबल एडमिन इस ट्रेनिंग के बाद 3000 जो बोला है मैंने आपसे, सभी मॉड्यूल पे काम कर सकता है। कंडीशन ये है, अब जिस भाई ने कभी लाइफ में राउटर नाम का वर्ड नहीं सुना, मैं उससे बोलूं कि एनसीबल से बैठ के इस राउटर पे ये राउट डाल दे जाके, तो मॉड्यूल को वो यूज कर पाएगा बंदा जिसने कभी आईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में सुना हो पहले। मैंने बोला एक बंदा बिना लिनक्स किए एनसीबल पढ़ने आ गया, और मैंने बोला कि एनसीबल से बोल ये वाली फाइल उठा के रूट की होम में कॉपी कर दे। अब रूट का होम कौन जानता है? लिनक्स एडमिन। तो मेरा बोलना मतलब क्या है कि आप 3000 मॉड्यूल पे काम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले तुमको उन टेक्नोलॉजीज के मीनिंग तो पता हो कि यार आप मॉड्यूल जो आपसे पूछ रहा है उसको आप जो इनपुट दे रहे हो उसका मीनिंग क्या है। मैंने बोला एनसीबल मेरे हर सिस्टम में एक फाइल पड़ी है etc एपस्टेव, उसकी परमिशन 777 कर दे। अब 777 कौन समझेगा? लिनक्स एडमिन। वरना आप उसको सट्टा समझोगे फिर। अब समझ रहे हो?
आपको जब तक नॉलेज नहीं टेक्नोलॉजी के बारे में कि ट्रैवर्स एबंट क्या होता है लिनक्स में, तो मॉड्यूल कहता है कि आपको भाई इतनी इंटेलिजेंसी तो हो कि मुझसे आप क्या चाहते हो। मतलब आपको एडमिन पार्ट ही नहीं पता तो मैं ब्लैंक हूँ, फिर मैं क्या करके आऊंगा आपके लिए? फिर मुझे बता के दो भाई कि मॉड्यूल कमांड में जानता हूं बट आर्ग्यूमेंट तो आपको देना पड़ेगा। तो इस ट्रेनिंग में आप पूरे मॉड्यूल पे काम कर सकते हो, लेकिन धीमे धीमे आप जैसे जैसे आपको टेक्नोलॉजी मालूम चलती है, क्लाउड की, राउटर्स की, डिवाइसेस की, उस तरह से आप यूज करना स्टार्ट कर देते हो। तो मॉडल यूज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है। मॉड्यूल, हालांकि एनसीबल कहता है कि जैसे आपको लगता है कि मॉड्यूल यार कुछ ऐसी चीजें जो एनसीबल में सेटिस्फाई में नहीं हो पा रहा, कुछ चीजें मेरी कंपनी से अपोजिट चल रही हैं, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पा रही है मुझे, तो एनसीबल कहता है कि देखो मेरे अंदर चॉइस भी है। क्या? किसकी? कस्टम मॉड्यूल। कस्टम मॉड्यूल की। कस्टम मॉड्यूल लिखने वाला बंदा लेकिन स्क्रिप्टिंग बैकग्राउंड से होना चाहिए। फिर उसको पाइथन, रूबी, बेस स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। तो एनसीबल में आप अपने स्टाइल से भी मॉड्यूल डेवलप करके काम कर सकते हो। राइट, अगर आपका बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत स्क्रिप्टिंग का रहा है तो। बट चॉइस है। एनसीबल बोलता है कि मैं बाय डिफॉल्ट आपको मॉड्यूल दे रहा हूँ और वो सफिशिएंट है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार कुछ मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा है, तो आप मॉड्यूल कस्टमाइज कर सकते हो एग्जिस्टिंग को भी, या स्क्रैच लेवल से नया मॉड्यूल डेवलप कर सकते हो। अब बाद में एनसीबल कहता है कि यार आपका जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को चलाने के, इस मॉड्यूल को पुश करने के दो मेथड हैं। पहला कमांड लाइन, जिसको बोलते हैं एडॉक। क्या बोलते हैं? एनसीबल कहता है कि मेरे मॉड्यूल को हर सिस्टम में अप्लाई करवाने के दो तरीके हैं। या तो आप एनसीबल का जो कमांड लाइन है अपना, लिनक्स में जो कमांड लाइन आता है सेल, सबको मालूम होगा, एनसीबल कमांड चला दो, मॉड्यूल का नाम ये करके आ जाओ, ऐसे कमांड लाइन से आप इंटर मार के कमांड टाइप कर दो। या अपने मॉड्यूल को एक फाइल में लिखो पहले एक बार, ये मेरा मॉड्यूल है जो मुझे सिस्टम पे ये काम करवाना है, उसे बोलते हैं क्या? प्लेबुक। या बोलते हैं क्या इसको? YAML मेथड। फाइल मेथड। तो ये एडॉक क्या है, प्लेबुक क्या, भी आगे टर्म सुनोगे आप लोग, पर इतना मान लो अभी एनसीबल में किसी कॉन्फ़िगरेशन को चलाने के दो मेथड हैं। पहला कमांड लाइन विच इज कॉल्ड एडॉक मेथड, और दूसरा मेथड कौन सा है? प्लेबुक मेथड विच इज कॉल्ड फाइल मेथड। कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ये आगे प्रैक्टिकल जब देखेंगे तो समझ में आ जाता है कि एडॉक कहाँ यूज करते हैं, प्लेबुक कहाँ यूज करते हैं। तो सर इस कोर्स में पूरा पूरा ऑलमोस्ट काम कहाँ होना है? आप समझ गए होंगे इस कोर्स में पूरा 90% काम कहाँ होना है? प्लेबुक। प्लेबुक से होना है। हमारे साइड से जो जो एनसीबल हमसे मांग रहा है, जो हमसे कर रहा है एक्सपेक्टेशन, क्या है वो? प्लेबुक है। मॉडल उठाना, अपने आर्गुमेंट देना और पुश कर देना, दैट्स इट। उसके बाद आप बोलते हो कि सर इसमें दो वर्ड आए हैं अभी, तो एक तो पाइथन वर्ड आ गया। मतलब एनसीबल में काफी लोग सोचते हैं कि हमने सुना है कि पाइथन वर्ड एक तो काम में आता है, तो पाइथन तो आपको पता चल गया होगा ये यूज कहाँ हुआ है? मॉड्यूल में, कंट्रोलर नोड। मतलब पाइथन का हेल्प जो हुआ है इसके अंदर, पाइथन का जो काम आया है वो किस में आया हुआ है? मॉड्यूल में। मॉड्यूल जो डेवलप हुए हैं पाइथन बेस्ड हैं, और जो प्लेबुक लिखेंगे हम लोग वो कैसी होंगी? YAML बेस्ड। गॉट इट ना? यस सर। तो तुमको कुछ आता है कि नहीं पहले से मैटर नहीं करता, पाइथन तो हमें लिखना ही नहीं है। हाँ, जब वी विल राइट द प्लेबुक तो वहां पे वी विल लर्न हाउ टू बेसिकली वर्क्स YAML फॉर्मेट, YAML क्या चीज है, तो वो मैं आपको बता के दूंगा प्रॉपर, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। तो कुल मिला के YAML वर्ड कहाँ आएगा? इन प्लेबुक। प्लेबुक क्या होती है? टास्क को पुश करने का मेथड है प्लेबुक। तो इस ट्रेनिंग में यही वर्ड घूमने बार बार, YAML वर्ड घूमना है, प्लेबुक वर्ड घूमेगा, एडॉक घूमेगा, मॉड्यूल वर्ड आएगा। हाँ वो भाई बोलो। YAML तो वो है फाइल फॉर्मेट। कुछ भी हो, मतलब YAML एक वर्ड है खाली, बच्चों मैंने लिख के छोड़ दिया है अभी कि YAML एक टर्म्स है इसके अंदर। YAML को बोलते हैं येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, राइट। तो YAML कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, YAML एक फॉर्मेट लैंग्वेज है जो भाई ने बोला है, जैसे XML, JSON, ऐसी क्या एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज होती है ये। तो ये सब वो टर्म्स हैं जो ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले बता दिए मैंने आप लोगों को।
अब चैप्टर बाय चैप्टर पूरा कोर्स आगे प्रोसेस होगा, ठीक है। अब आज की ट्रेनिंग के बाद मैं कुछ आपसे क्वेरी पूछूंगा, आपको आंसर देने होंगे चैट के ऊपर। आपने जो आज पढ़ा कितना आपने ग्रैब किया, राइट। तो मैं आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा, सबको बोलना नहीं है और अपना क्वेरी चैट पे देना होगा आप लोगों को, ओके सर। राइट। तो मैं क्वेश्चंस आपके सामने अभी ओपन कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, राइट। तो सबसे पहला क्वेरी ये है आपके सामने, सबको दिख रहा होगा अभी, आपको बोलना नहीं है और इस क्वेरी का आंसर चैट पे देना है आप लोगों को। फोर्टी 46 के आसपास कैंडिडेट हैं, सबका चाहिए मुझे आंसर। ठीक है, तो आई होप सबको बहुत अच्छे से मालूम चल गया ये तो, कि ये पहला क्वेरी था और आपने ठीक इसका आंसर दिया है, एनसीबल एजेंट लेस। ये एक भाई ने बोला है, भाई से पूछते हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह, आप अनम्यूट करना अपने को, आपने आंसर दिया है डी। अच्छा, आप आगे भाग रहे हो, ठीक है, समझ गया मैं आपका। यस सर, वो सेकंड क्वेश्चन। कोई नहीं, इतना जल्दी नहीं। और सेकंड क्या है, विच प्रोटोकॉल डज एनसीबल यूज बाय डिफॉल्ट टू कम्युनिकेट विद द मैनेज नोड बाय डिफॉल्ट, वर्ड बोला है इसने, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। SSH वेस्ट एनसीबल काम करता है, नॉट HTTP, HTTPS, SNMP इनको यूज नहीं करता। गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स डिफाइन द एक्शन, क्या बोल रहा है ये, Which of the following files define the actions that Ansible perform on the managed node? अच्छा, वो मशीन्स के IP कहाँ थी जहाँ पे Ansible चलाना होता है हमको, मतलब जिन सिस्टम पे Ansible अप्लाई करना होता है उनके रिकॉर्ड कहाँ थे, सबको मालूम होगा। उसको बोलते हैं क्या। अब आपको एक क्वेरी का आंसर और देना होगा जो इसमें नहीं है। इन्वेंट्री वर्सेस प्लेबुक में क्या डिफरेंट है, सबको बोलना होगा थ्योरी पार्ट में। सर यहाँ पे 2 फाइल बोली है आपने, एक तो प्लेबुक फाइल और एक इन्वेंट्री फाइल। तो इन्वेंट्री में क्या होगा, प्लेबुक में क्या होगा, जल्दी से आप ना चैट पे एक आंसर लिख दो इसका, खाली बस बोलो मत कि इन्वेंट्री का मीनिंग ये होता है और प्लेबुक का मीनिंग ये होता है। एक सिंगल लाइन इंटरव्यू में क्या बोलोगे आप लोग। इन्वेंट्री कंसिस्ट IP और होस्ट इन नेम, सही है, हाँ। इन्वेंट्री तो IP एड्रेस को रिकॉर्ड करती है। और दिनेश ने बोला है प्लेबुक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्लेबुक करती क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या चलवाना है, मतलब टास्क की जो इन्फॉर्मेशन होती है, टास्क क्या चलवाना है, पैचिंग करवानी है, बैकअप लेना है, क्या करवाना है। सो टास्क लेवल की डिटेल आती है प्लेबुक के अंदर, और टास्क कहाँ अप्लाई करवाना है उस मशीन्स की डिटेल कहाँ होती है, इन्वेंट्री के अंदर। तो यहाँ पे अब आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला। कहाँ, अब यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसने पूछा है एक्शन फाइल डिफाइन द एक्शन दैट एनसीबल परफॉर्म ओवर द मैनेज नोड। तो यहाँ पे ये पूछा है कि जो एनसीबल एक्शन लेता है उन मशीन्स की डिटेल कहाँ होती है। तो इसका आंसर क्या है, गलत बोल रहे हैं यार हम लोग भी, बताए सब लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल डिफाइन द एक्शंस, मतलब क्या है इसका, इसने कंफ्यूज कर दिया है। ये टास्क बोल रहा है कि क्या टास्क चलाना है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लेबुक। फाइल डिफाइंस विथ प्लेबुक हाँ, आएगा। इसका आंसर प्लेबुक होगा, राइट। विच सिंटैक्स इज यूज्ड बाय एनसीबल प्लेबुक, तो आप समझ गए होंगे, YAML। तो फाइनली आपके जो आंसर हैं, पहला आंसर सही है आपका, एजेंट लेस था। दूसरा क्या है, SSH। तीसरा प्लेबुक। चौथा क्या है, YAML। तो आज का सेशन थ्योरी पार्ट में यहाँ बाइंड अप होता है।